स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। मैं हूं दीपांशु भंडारी और उतार चढ़ाव थोड़ा आपको इंडेक्स पर दिख रहा है। निचले स्तरों से दमदार रिकवरी हुई पर 18,000 के करीब थोड़ी रेजिस्टेंस निफ्टी में आती हुई दिख रही है और निफ्टी बैंक भी 38,400 38,450 के करीब अटकता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि शुरुआत सुस्त हुई, वहां से अच्छी रिकवरी आई, फिर मुनाफा वसूली हुई और फिर से रिकवरी आती हुई दिखी है। तो क्या क्लोजिंग पॉजिटिव एक्शन में हो सकती है या फिर इसी रेंज में बाजार अटके रहेंगे? कल की एक्सपायरी से पहले क्या करनी है आपको तैयारी और चुनिंदा स्टॉक्स जो एक्शन में है, इन सभी पर करेंगे चर्चा। हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी जुड़ने के लिए तैयार। आइए उससे पहले इस समय की सबसे बड़ी बातें, इस पर करते हैं चर्चा। उतार चढ़ाव वाला है बाजार, हल्की रिकवरी है। 18,000 के करीब निफ्टी, 60,400 के करीब सेंसेक्स आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक हल्की गिरावट है पर निचले स्तरों से अगर आप देखें तो दमदार रिकवरी आज आई थी, 38,300 के करीब होल्ड करते हुए दिख रहा है। फार्मा, रियल्टी, प्राइवेट बैंक्स और इंफ्रा, यहां से आ रहा है बाजार को सहारा। 1/4 से 1% तक का एक्शन इन स्टॉक्स में नहीं दिख रहा है, गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वहीं ऑटो, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक्स और मेटल, साथ ही आईटी, यहां से आपको सबसे ज्यादा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और फाइनली डाउ फ्यूचर्स, ये है सपाट कल की रिकवरी के बाद और यूरोप के बाजारों में भी हल्की सुस्ती है। तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक है, हमारे बाजारों में हल्की रिकवरी आ रही है। इसी पर करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। स्टूडियो में भी एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं तैयार। थोड़ी देर में अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी भी जानेंगे। आइए उससे पहले रोज की तरह एक बार जान लेते हैं कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर बाजार की नजर है और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स। मानसी, वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। टारसन्स प्रोडक्ट लिमिटेड का आईपीओ आज बंद हो जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस मामले पर सुनवाई जो हो रही है उस पर भी हमारी नजर है। साथ ही कल 18 नवंबर के दिन, गुरुवार के दिन वीकली एक्सपायरी तो होगी। इसके अलावा 2 आईपीओ की लिस्टिंग होने जा रही है। पेटीएम के आईपीओ की लिस्टिंग, वहीं सफायर फूड्स की लिस्टिंग भी कल होती हुई दिखेगी। एस्कॉर्ट्स पूंजी जुटाने को लेकर कंपनी एक बोर्ड बैठक करने वाली है। साथ ही मैक्रोटेक डेवलपर्स क्यूआईपी के फाइनल प्राइस पर एक बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। सेटलमेंट पर भी नजर रखें। एक्सपेंशन और अधिग्रहण के लिए पूंजी जुटाने पर फैसला कंपनी लेती हुई कल दिखेगी बोर्ड बैठक में। सोम डिस्टिलरीज पर फोकस रहेगा। प्रपोज्ड राइट्स इश्यू के ड्राफ्ट लेटर के अप्रूवल पर कल एक मीटिंग होने जा रही है। इसके अलावा ऑटोमोटिव स्टैंपिंग, डॉनियर इंडस्ट्रीज और मेगासॉफ्ट लिमिटेड ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में शिफ्ट होते हुए दिखेंगे कल। स्टील स्ट्रिप व्हील्स स्टॉक स्प्लिट की कल एक्स डेट है। साथ ही कल प्रधानमंत्री मोदी फार्मास्यूटिकल सेक्टर की पहली ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो एक अहम इवेंट, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और अंत में शुक्रवार के दिन 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं। तो छुट्टी की तैयारी है, उससे पहले कुछ ट्रिगर्स और ऑफ कोर्स कल की 2 बड़ी लिस्टिंग्स पर भी हमारी नजर है। आज भी आईपीओ मार्केट्स में भरपूर एक्शन है, पर कुछ खबरें ये जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताएं क्या है आज एक्शन बाजार में? दीप, सबसे पहले तो आपने जो एक्सक्लूसिव खबर अपने हेडलाइन में भी पढ़ी एस्कॉर्ट्स को लेके, ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी कि एस्कॉर्ट्स कर एनसीएलटी में फैमिली ट्रस्ट के शेयर छुड़ाने का ऐलान कर सकता है। कल एस्कॉर्ट्स की बोर्ड बैठक में ये ऐलान हो सकता है और जापान की कंपनी कोबेटा को ये शेयर जो है वो अलॉट किए जा सकते हैं, तो इसके चलते एस्कॉर्ट्स फोकस में रहना चाहिए सब। इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा जेवी को यूएस एफडीए से एक दवा के लिए मंजूरी मिल चुकी है, अंतिम मंजूरी है ये। एमएनएम व्हीकल लीजिंग सब्सक्रिप्शन कारोबार में एंट्री की है। क्विक लीज ब्रांड के तहत ये कंपनी जो है उसने एंट्री की है। अबान ऑफशोर ओएनजीसी से जैकअप रिग के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। एमएनएम फाइनेंस एनसीडी के जरिए 375 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिली है। इंडसइंड बैंक मर्चेंट्स के लिए वन स्टॉप मोबाइल ऐप जो है इस कंपनी ने लॉन्च की है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट की घोषणा कंपनी ने की है। 27 नवंबर जो है वो रिकॉर्ड डेट होगी। अंबा एंटरप्राइजेस एक छोटा अधिग्रहण इन्होंने किया है। श्री सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें 10.94% हिस्सा खरीदा है, केवल 61 लाख में हिस्सा खरीदा गया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन नॉन कोर एसेट्स को बेचने के लिए बोर्ड की मंजूरी जो है वो अब मिल चुकी है। कुछ ब्लॉक डील्स हुई है, फिर से एक बार पूनावाला फिनकॉर्प में करीब 36.8 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। एक्सिस बैंक में 21 लाख शेयर और अपोलो हॉस्पिटल आज का स्टार परफॉर्मर 20 लाख शेयर्स के बड़े सौदे इस काउंटर में भी हुए। तो ये है आपके लिए ढेरों खबरों वाले स्टॉक्स और काफी सारा फंड एक्शन हो रहा है। इंडेक्स में आपको सुस्ती दिखेगी, बट रोज की तरह आप देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है बाजार में भरपूर। आइए फिर ऐसे एक्शन को बढ़ाया जाए। सारे एक्सपर्ट्स जुड़ने के लिए तैयार और पहला बिगुल किरण जी के लिए। किरण का कमाल। गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। और मेरा स्टॉक डेरिवेटिव सेगमेंट का है, पर मैं कैश के लेवल्स की बात करूंगा और कैश में ही बाय करने की सलाह दूंगा।
बाय करना है बिरला सॉफ्ट। 4-5 दिन पहले मैंने ये 421 422 के आसपास दिया था, उधर से 444 तक के लेवल्स देखने को मिले थे। आज जो ब्रेकआउट हुआ है वो पोजिशनली बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है। जो कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है वो लगभग जून महीने से है। तो जून महीने से एक एसेंडिंग चैनल में ट्रेड करता नजर आ रहा था। आज इसने ब्रेकआउट दिया है उस चैनल का। टारगेट सुनिए दीप, 574 के टारगेट से इधर से 100 रुपए अपसाइड आराम से देखने को मिलेगी 10 से 15 दिनों में। तो 10 से 15 दिन का आपका व्यू होना चाहिए, आपको ये बाय करके चलना चाहिए। और स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 455, यानी आपकी रिस्क है लगभग 15 रुपए की, रिवॉर्ड्स है 100 रुपए के। तो 1:6 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में देखने को मिल रहा है। ऐसे बड़े मूव के लिए डिलीवरी बेस्ड बाइंग की जाए तो बहुत अच्छी रहेगी, आप उस स्टॉक में बने रहेंगे। और 574 के आसपास हम रिव्यू लेंगे, क्योंकि इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो ये बेसिक टारगेट्स होते हैं, वो फाइनल टारगेट्स नहीं होते, उससे एक्सटेंडेड टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे। मैं याद रखूंगा 570 के आसपास मैं वापस एक बार इस पे रिव्यू दूंगा। ओके, तो यह है बिरला सॉफ्ट और बड़ा टारगेट आ रहा है, तो आप डिलीवरी लेकर जाएं तो बेहतर रहेगा। बेहतरीन कॉल किरण जी की तरफ से। अब देखते हैं मिड कैप आईटी में जो एक्शन है, क्या बिरला सॉफ्ट वहां से और तेजी दिखाता है कि नहीं। एक बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT। बताएं सचिन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है PVR इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से इसने एक रिबाउंड किया है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 520 के सपोर्ट लेके ही ये पर्टिकुलर रिबाउंड है आज के सत्र में। ओवरऑल अगर हम इसका पोजीशनिंग देखें तो मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1880 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए, तो ये पोजिशनल टारगेट होगा। शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा अराउंड 1810 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1735 पे एंड खरीदारी करनी है PVR के फ्यूचर्स में। तो 1735 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें PVR का फ्यूचर्स। एक खास मेहमान भी है हमारे साथ स्टूडियो में तैयार, आशु मदान सर। छुट्टी के बाद हैं वापस और थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है सर। मेरे को लगा कोई दूसरी अलग टाइप की शर्ट होगी, आप तो पूरे फॉर्मल्स में आ गए। जो आपने फोटो सोशल मीडिया में डाली थी, ये शर्ट उसके साथ जा नहीं रही है सर। वो वहाँ का थीम था दीपांशु, ये यहाँ का थीम है। सो आई थिंक बट कैसा रहा आपका गोवा का सैर सर? गोवा किसका अच्छा नहीं रहता दीपांशु। चैनल चेक पूरे करके लाए। आई मीन आस्क एनी नंबर ऑफ पीपल के गोवा का विजिट या ट्रिप कैसा रहा, तो एक ही जवाब मिलेगा आपको। तो चैनल चेक बहुत अच्छा रहा दीपांशु। अभी अनिल जी आते हैं तो चैनल चेक के बारे में ही बात करता हूँ, बट एक कॉल है क्योंकि स्टॉक फिर निकल ना जाए। सेल कॉल है दीपांशु। गोवा का हैंगओवर फिर चला गया पूरी तरह से। नहीं, वो स्टॉक स्पेसिफिक है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में जो सेल ऑन राइज थीम है, मैं उसी के साथ अभी भी मान के चल रहा हूँ। 18,000 बार ब्रीच कर रहा है दीपांशु। ओवरऑल भी हम बात करेंगे मार्केट की, लेकिन सेल कॉल पहले दे देता हूँ। तो आइए एक बिगुल बजाते हैं आशु सर के लिए। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। दीपांशु, सारा फार्मा धीरे धीरे ग्राइंड कर रहा है, और जो भी मुझे लगता है कि थोड़ा जो नीचे मतलब ब्रेकडाउन सा हो रहा है या जो डिसअपॉइंट कर सकता है, और सन फार्मा का फ्यूचर है 795 के अराउंड, 794 795। 810 रुपए के स्टॉप लॉस से बेचना है। पहला टारगेट 775 है, दूसरा 760 है। सारा ओवरऑल दीपांशु सारी मार्केट ही धीरे धीरे करके ग्राइंड हो रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 4 दिन तकलीफ दे होने वाले हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स में, एक्सपायरी तक जो एक्सपायरी का प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में 4-5 स्टॉक्स की हम बात करेंगे अभी, मतलब when अनिल जी कम्स विल टॉक एलैबोरेट अबाउट द मार्केट। तो मुझे लगता है सन फार्मा एक बहुत अच्छा सेल निकल के आ रहा है। आइडेंटिफाई करने चाहिए स्टॉक्स के अब क्या क्या सेल करना है जो अगले 4 दिन तक। बट दीपांशु, एक बड़ा थीम यह है कि लॉन्ग बहुत ही लिमिटेड रहना है, क्योंकि आपके साथ 4 दिन में अननेसेसरली एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब आप ठीक होके भी रॉन्ग हो जाओगे, रॉन्ग ना होते हुए भी बहुत ज्यादा रॉन्ग हो जाओगे, क्योंकि वो 4 दिन का एक्सपायरी प्रेशर है। तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे हम बात करते हैं कि ये स्टॉक स्पेसिफिक ही मार्केट है, 4 अच्छी है, लेकिन 4 अच्छे हैं तो 14 खराब भी हैं। सो वन इज सन फार्मा जो मेरी एक सेल कॉल है। 775 760 का टारगेट, 810 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो। मुझे लगता नहीं है स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट स्टॉप लॉसेस होते भी हैं। ट्रिगर नहीं होगा, बट रखिए जरूर 810 का और बिकवाली करके चलें। कुछ और एक्सपायरी डिजास्टर जो आशु जी यूजुअली आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। अगले हफ्ते होगी मंथली एक्सपायरी भी, पर फिलहाल सन फार्मा इस पर है बिकवाली की राय। और निफ्टी भी थोड़ा कमजोर होते हुए दिख रहा है, 50 पॉइंट्स नीचे आया है इस समय। बैंक निफ्टी करीब 150 पॉइंट्स नीचे आते हुए दिख रहा है। तो जो सुबह के लेवल्स की बात कर रहे थे
18,38,400 के करीब वापस बाजार में वहीं पर पेन पॉइंट्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं और वहीं से थोड़ी थोड़ी गिरावट भी इस समय आ रही है। पर कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन बना हुआ है और उनमें से एक है कैन फिन होम्स। यहां पर पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। जय ठक्कर भी हमारे साथ हैं तैयार। जय हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बट तब तक सचिन जी एक बार जरा कैन फिन होम्स के चार्ट पर जरा राय दें। 666 के लेवल पर है इस समय और डेज हाई पर आ रहा है काउंटर। दीपांशु, यहाँ पर स्ट्रक्चर तो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले दिनों का जो कंसोलिडेशन है मुझे लग रहा है वो काफी मैच्योर है। अगर ब्रेकआउट हो जाता है लगभग अराउंड 670 का लेवल अगर निकल जाता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो काफी बड़ी अपमूव इसमें अनलॉक होनी चाहिए। लगभग अराउंड 740-745 के पहले कोई एक मेजर हर्डल नहीं है काउंटर में। अपने लाइफ हाई के आसपास ही ट्रेंड कर रहा है फिलहाल, बट मुझे लग रहा है काफी हेल्दी कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है। तो 635 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग्स रखने की ही सलाह होगी जिस तरीके से इसके RSI प्लेस्ड है। सो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हम एक ब्रेकआउट देखें एंड 740-745 के आसपास के स्विंग जल्दी इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आए। दीपांशु मेरे पास जी बताएं सचिन जी। दीपांशु एक बिगुल बजाइए मेरे पास। चलिए एक और बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT का। बताएं सर। दीपांशु यहाँ पर बिकवाली करनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर काउंटर में। पिछले कुछ हफ्तों से हम इसमें एक नेगेटिव बायस से ही ट्रेड कर रहे हैं। जिस तरीके से फिलहाल 4 दिन का कंसोलिडेशन था वो कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। 2300 के नीचे के स्विंग्स बने हैं एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है एक इन्वर्स फ्लैग पैटर्न है जिसके टारगेट लगभग अराउंड 2100 तक नजर आ रहे हैं। सो फिलहाल फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2305 पे एंड टारगेट ऑन द लोअर साइड होगा 2100 का। बिकवाली करनी है गोदरेज प्रॉपर्टी। तो कुछ ट्रेडर फेवरेट काउंटर्स हैं जहां पर आपको बिकवाली का दबाव आते हुए दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर सेल कॉल आया है, सन फार्मा पर भी आशु जी की बिकवाली की राय है। तो थोड़ी कमजोरी के आसार कुछ सेक्टर्स में आ रहे हैं, पर फाइनेंशियल्स के कुछ सेक्टर्स हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं। NBFCs में अच्छा एक्शन है, PSU बैंक्स में मूव आई है, SBI लाइफ ये भी एक काउंटर है जो ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। वागले साहब 3% ऊपर SBI लाइफ 1200 के लेवल्स पर आते हुए यहां पर कोई ट्रेड दिखता है सर? दीपांशु, पोजिशनली आपको लेके जाना है तो ट्रेड है। आज का मैं श्योर नहीं हूं। आपको 1175 का स्टॉप लॉस देना होगा। 1200 के पार निकलेगा तो इसमें मोमेंटम आएगा। फिर मैं 1250-1260 तक की 1 से 2 दिनों के व्यू की बात करूंगा। तो बिल्कुल पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, लिया जा सकता है। पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, लिया जा सकता है। नजर रखिए SBI लाइफ पर, नजर रखिए BEML पर, क्योंकि यहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। स्पाइक आया है BEML में और BEML पर भरोसा रहा है राकेश जी, कुणाल जी का। बंसल जी जरा चार्ट देखिए, BEML अभी अभी मूव आ रही है आफ्टरनून के लिए, या कोई BTST ट्रेड बनते हुए दिखता है सर इसमें? देखिए दीपांशु, इसके लिए आपसे गुजारिश है चार्ट कॉर्नर के बिगुल की। मैं और कुणाल जी इसी पे बात कर रहे थे। बिगुल भी आपके लिए तैयार है, स्टॉक भी आपके लिए तैयार है। बिगुल, चार्ट कॉर्नर, राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, BEML ही हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है। टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया है, एक रेंज से इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, इसका इंट्राडे चार्ट देखना चाहिए, देखते ही बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है। कई दिनों का कंसोलिडेशन आज यहाँ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और निचले स्तरों पर इंट्राडे चार्ट्स पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। तो BEML को खरीद करके चलें। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 1625 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। 1657 के आसपास फिलहाल चल रहा है। 1625 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 1700 रुपए का, 1700 का फर्स्ट टारगेट और 1740 रुपए का इवेंचुअल टारगेट है। तो BEML में हमारी खरीदारी करें।
BEML पर रखिए नजर। डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट्स पर एक्चुअली आपको रखनी चाहिए नजर, क्योंकि BEML में आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन, आज दोपहर में खबर आई थी कि फाइनली जो नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर हैं, हालांकि ऑलरेडी एक सेपरेट सब्सिडरी का गठन हो गया था, ट्रांसफर करने की मंजूरी मिल गई थी, तो आई थिंक शिपिंग कॉर्पोरेशन ने फाइनल मंजूरी भी इसको दे ही दी है। तो विनिवेश की तरफ जो प्राइवेटाइजेशन या डाइवेस्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं, वहां पर आपको ज्यादा एक्शन बनते हुए दिखेगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन और BEML सबसे आगे आ रहे हैं इस लिस्ट में। इसके अलावा BPCL पर भी हालांकि आज थोड़ी सुस्ती इस काउंटर में बनती हुई दिख रही है, बट नजर रखिए डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट्स एक बार फिर से बाजार के रेडार पर आपको आते हुए दिखेंगे। रेडार पर है एक और काउंटर, और यहां पर यूजुअली अनलॉक से जुड़ी काफी अच्छी खबरें आती हैं और स्टॉक रिएक्ट करता है, बट ये एक और अच्छी खबर आ रही है, एक और फैक्टर है इस काउंटर के बारे में जिसकी डिटेल्स वरुण के पास है। वरुण, घरेलू उड़ान में अब जो हॉट फूड होता है वो मिल पाएगा, किसको होगा इससे फायदा? आपको और मुझे होगा इससे फायदा। सबसे आशु जी को होगा फायदा इससे डेफिनेटली, क्योंकि अब तक ऐसा था ना, वो 2 घंटे की कम की जो फ्लाइट्स थी उसमें आपको खाना नहीं मिलता था, क्योंकि कोविड की वजह से कहीं ना कहीं उसको रोका गया था। फ्लाइट जो शुरू हुई थी उसमें इंटरनेशनल फ्लाइट जो उसमें खाना पीना मिलता था, लेकिन ये जो कम ड्यूरेशन की फ्लाइट्स है उसमें खाना परोसने से मना कर दिया गया था। लेकिन अब एविएशन मंत्रालय ने जितने भी घरेलू उड़ानें हैं जो कि 2 घंटे से कम है उसमें खाना परोसने को भी अनुमति दे दी। यानी कि अब आप किसी भी फ्लाइट में जाइए, आपको खाना जो है वो ही मिलेगा, और सिर्फ खाना नहीं, मैगजीन और जो रीडिंग मटेरियल है ना वो भी मिलेगा, तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिट है। हाँ, अब इससे फ़ायदा किसको होता है ये आपको सबसे पहले जानना है। देखिए, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी को होगा ना तो वो है इंडियन होटल्स। ये कंपनी है जिसको आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडियन होटल्स की एक सब्सिडरी है ताज SATS, ताज सैट्स। बेसिकली ताज जो है वो इंडियन होटल्स की कंपनी है और सैट्स जो है वो बेसिकली एक सिंगापुर कंपनी है, और ये दोनों, ये JV जो है वो दरअसल एयरलाइंस में जो केटरिंग का कारोबार है उसको केटर करती है, और देश में लीडर है ये केटरिंग के कारोबार में। और देखिए, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गोवा और बैंगलोर में ये इन फ्लाइट केटरिंग की जो सुविधा है वो ये कंपनी देती है। इस कंपनी की कुल रेवेन्यूज में से करीब 9 से 10% के आसपास के रेवेन्यू जो है वो केवल केटरिंग कारोबार से आते हैं, और प्रॉफिट में करीब 8 से 9% के आसपास जो है वो केटरिंग कारोबार से आता है। इनफैक्ट इंडियन होटल्स को आप एज अ होल देखेंगे तो इस कंपनी के फूड कारोबार से करीब 35% के आसपास की रेवेन्यू आती है, और फूड कारोबार जो है वो एक हाई मार्जिन बिजनेस माना जाता है, ये आपको याद रखना है। सिर्फ यही नहीं, एयर इंडिया, इसकी भी 50% के आसपास की जो केटरिंग का कारोबार है वो दरअसल ताज सैट्स ही देखता है। हाल ही में टाटा ने इसको खरीदा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो केटरिंग का कारोबार फिर से बूम लेगा, उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो इंडियन होटल्स को होने वाला है, और इसके लिए अब आपको इसको रडार पे रखना चाहिए। जाहिर सी बात है, अनलॉक का फायदा तो होगा, और अच्छा है अब खाना मिलेगा फ्लाइट में, भले 1.5 घंटे 1 घंटे कितने भी टाइम के लिए जाइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। और आशु सर, आप तो काफी ट्रैवल भी दीपांशु, तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है। और मतलब आपने कहा, मतलब रिसेंटली एक आपको एपिसोड बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। नॉर्मली दिल्ली बॉम्बे फ्लाइट, द फ्लाइंग टाइम इज 1 hour 40 minutes। सो उसमें खाना मिल रहा है आजकल, मीन्स बिकॉज इट्स अ डेजिग्नेटेड 2 hour फ्लाइट, 2 hours से नीचे नहीं मिलता। सो यू गेट गुड फूड। एयर इंडिया ट्रैवल करते हैं, और सेम आई ट्रैवल्ड जस्ट 2 weeks बैक, दिल्ली नागपुर, 1 hour 40 minutes फ्लाइट, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, हम चले गए कि मिलेगा। तो वहाँ पे पता चला कि ये है 1 hour 40 minutes फ्लाइंग टाइम, बट इट इज़ नॉट ए डेजिग्नेटेड 2 hour फ्लाइट। तो मतलब सुबह भूख के हमारे जान निकल गई दीपांशु, कुछ भी नहीं। मैंने तो मतलब वहाँ पे थोड़ा सा ये भी किया कि नहीं, मेडिसिन लेनी है, फास्टिंग नहीं कर सकते, तो एक वो आम पन्ना या जूस या कोई बिस्किट था, उसके अलावा कुछ नहीं था। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई है कि एटलीस्ट विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट एटलीस्ट। बिल्कुल, तो ट्रैवलर्स के लिए तो बढ़िया न्यूज़ है। जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है ये सुविधा भी वापस आ रही है, और हर फ्लाइट में अभी अवेलेबिलिटी होगी। ट्रैवलर्स के लिए तो अच्छी खबर है, पर जय ठक्कर है हमारे साथ। जय, जरा बताएं इंडियन होटल्स की चार्ट पर क्या एक्शन है? थोड़ा कंसोलिडेट जरूर हुआ है स्टॉक, क्या रहा है इस समय चार्ट्स पर? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एवरीवन। मैं ये कहूंगा, देखिए इंडियन होटल ओवरऑल तो एक अच्छे अपवर्ड मोमेंटम में है। हालांकि हमें ये चीज जरूर देखने मिलती है दीपांशु, 1-2 दिन चलता है, फिर साइडवेज होता है, फिर चलता है, तो वो पॉज थोड़ा ज्यादा देखने मिल रहा है रैलीज में। बट देन ओवरऑल ट्रेंड, या तो मैं कहूंगा मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है ये स्टॉक में। इमीडिएट बेसिस पर अगर हम दीपांशु देखें तो ये स्टॉक में 205 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट बन कर आ रहा है। सो जिनकी भी पोजीशन है वो बने रह सकते हैं विद दैट एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 205। यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो ऊपर में लगभग 230-35 के लेवल शॉर्ट टर्म में। सो फ्रेश पोजीशन भी अगर इसे बनानी है तो ये रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रख सकते हैं, बिकॉज 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो लॉन्ग पोजीशन में करंट लेवल से भी बनेगा।
सो अच्छा स्टॉक है, मोमेंटम पॉजिटिव है, दैट इज क्वाइट वन थिंग टू बी केप्ट इन नोटिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ऐसे कम स्टॉक है जहाँ पर मोमेंटम इतने पॉजिटिव है। तो ये है आपके लिए इंडियन होटल्स, जहां पर आपको रखनी है नजर रखनी है। कुछ और काउंटर्स में, जैसे मैं कह रहा था, डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट्स पर रखिए नज़र, और डाइवेस्टमेंट सेकी, डीपैम सेकी जो है, उन्हीं के आपके बयान आते हुए दिख रहे हैं। तो बीपीसीएल और बीईएमएल, इन दोनों पर रखिए नज़र। बीईएमएल पर तो जो बड़ा स्पाइक भी आया था, उसकी एक वजह भी सामने आती हुई दिख रही है। डाइवेस्टमेंट सेकी ने कहा है कि बीपीसीएल, बीईएमएल इसी वित्त वर्ष दोनों कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन के लिए फाइनेंशियल बिड्स आएंगी, ये उनकी उम्मीद है। तो इसलिए इन दोनों काउंटर्स पर आपको थोड़ा थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखेगा। जो डाइवेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन को लेकर है, थोड़ा डिले जरूर हुआ है, बट इसी वित्त वर्ष में इसकी फाइनेंशियल बिड आ जानी चाहिए। और जो मेगा एलआईसी आईपीओ के लिए भी तैयारी हो रही है, वहां पर भी विनिवेश सचिव ने कहा है कि जनवरी से मार्च के बीच यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है, जो आईपीओ आने वाली है उस पर। तो दोनों लिहाज से देखें, डाइवेस्टमेंट के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, डीपैम सेकी के पब्लिक बयान जो ये हैं, और इसलिए आप स्टॉक्स में एक्शन देख रहे हैं। बीईएमएल में तो एक स्पाइक आ रहा है। वागले साहब, बीपीसीएल में भी थोड़ा एक्शन की उम्मीद करें। ये खबर के बाद हल्का सा स्टॉक मूवमेंट में आया है, बट वैसे दबाव बना हुआ है सर। दीपांशु, बाउंस बैक ही है। 410 405 का एक सपोर्ट है, वहां से ये घुमा है। 420 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर भी 10 रुपए की अपमूव है, तो मैं अवॉइड ही करूंगा। 430 के ऊपर निकलने में इसका दम निकल जाएगा, मुझे लगता नहीं है वो होगा। और अगर 400 ब्रेक किया तो फिर ये 380 भी जा सकता है, तो फिलहाल वेट करना ही बेटर होगा। तो फिलहाल वेट करना ही बेहतर है जहां तक बीपीसीएल का सवाल है। एक और डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट जिसकी मैं बात भी कर रहा था, डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड नॉन कोर एसेट्स को बेचने की मंजूरी मिली है, शिपिंग कॉर्पोरेशन। जरा इसकी चार्ट देखें किरण जी, थोड़ा एक्शन में आया है, बट अगेन एक रेंज बाउंड काउंटर ये भी रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन 120 पर कोई राय सर? 130 पर अब 130 पे, यानी 125 130 ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। और लॉन्ग टर्म देखे जाए तो ट्रायंगुलर पैटर्न का भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 140 है, तो मैं मानता हूं कि अभी एक्यूमुलेट करना चाहिए और थोड़ा सा एग्रेसिव 140 के ऊपर हो जाना चाहिए। और सारे लॉन्ग पोजिशन के लिए 125 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 2 दिन बेसिस पे। तो ये है आपके लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन, जहां पर आपको रखनी है नजर। विनिवेश से जुड़ी सारी कंपनीज, बीपीसीएल, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, इन सभी काउंटर्स पर एक्शन आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स एलआईसी की आईपीओ, इस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। जनवरी से मार्च अगले साल ये आईपीओ आ सकता है, तो बाजार की वहाँ पर भी नज़र होगी। आइए कुछ और काउंटर्स जहाँ पर आपको एक्शन धीरे धीरे बनते हुए दिख रहा है। टाइम टेक्नोप्लास्ट, ये एक इंटरेस्टिंग काउंटर है। 14% की तेज़ी टाइम टेक्नोप्लास्ट में आपको आती हुई दिख रही है। कुणाल जी जरा इसका चार्ट देखें, टाइम टेक्नोप्लास्ट कोई राय सर? 14% ऊपर, कुछ खबरें इनकी आई भी हैं आज, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है ये स्टॉक, क्या राय देंगे सर? देखिए, बने रहने की राय है दीपांशु, नई खरीदारी की राय नहीं है। और नई खरीदारी की राय इस वजह से नहीं है कि बिल्कुल सामने एक रेजिस्टेंस है, तो इन स्तरों पर अब नई खरीदारी नहीं बनती है, क्योंकि एक बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस 99 रुपए के आसपास चार्ट पर नजर आती है। 98 का भाव हो चुका है, तो इन स्तरों पर मेरी नई खरीदारी की राय नहीं। लेकिन अगर आपके पास है, बिल्कुल बने रहें। जैसे ही स्टॉक 99 को पार करेगा, एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। इस स्टॉक में आपको 120 130 के लेवल्स भी आते हुए दिख जाएं, ऐसा संभव है। तो वेट एंड वॉच करें, 99 पार हो जाने दें और उसके बाद फिर नई खरीदारी। यह है आपके लिए टाइम टेक्नोप्लास्ट। वेल्सपन कॉर्प, यहां पर भी अच्छा एक्शन आ रहा है। सचिन जी जरा वेल्सपन कॉर्प के चार्ट देखें, 10% ऊपर 160 का लेवल इस पर आते हुए दिख रहा है। कोई राय इस काउंटर पर सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट के कगार पे है स्टॉक। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 149 के आसपास। जिस तरीके से इसका वीकली स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर एक काफ़ी क्लासिकल इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन नज़र आ रहा है, जिसकी नेकलाइन अभी फिलहाल 160 के आसपास ब्रेक हो रही है। सो जिस तरीके से इसका टारगेट है लगभग अराउंड 190-195 के आसपास प्लेस्ड है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स करने की भी सलाह हो। तो ये है आपके लिए वेल्सपन कॉर्प, जहाँ पर आपको मूवमेंट बनते हुए दिख रहा है। हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स आज फिर से एक्शन में आ रहे हैं। थायरो केयर की हम सुबह बात कर रहे थे, मेट्रोपोलिस कल की गिरावट के बाद आज बाउंस बैक दिखा रहा है। और फोर्टिस हेल्थ केयर, यहां पर भी आपको 3% की तेजी दिख रही है, 300 से ज्यादा दूर नहीं है। बंसल जी, फोर्टिस हेल्थ केयर आज क्लोजिंग के लिए कुछ और एक्शन एक्सपेक्ट करें, जिस तरह से पूरे हेल्थ केयर स्पेस में आज फिर से एक्शन है सर?
देखिए दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिनके पास होल्ड करें। और अगर कल के लिए एक्शन की बात करें तो दीपांशु यहाँ पर 298 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। लेवल्स टूटेंगे, अभी आज टूटते हैं, एक या 2 दिन बाद टूटते हैं, ये देखना है। बट जिनके पास है होल्ड करें, 298 के ऊपर की एक डिसाइसिव क्लोजिंग आने लगे तब फर्दर बाइंग की राय होगी। तो 298 के ऊपर की क्लोजिंग का इंतजार करें, ज़्यादा दूर नहीं है उस लेवल से, बट डेफिनेटली एक मूवमेंट का एक्शन है। आइए एक बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताया जाए। बिल्कुल दीपांशु, जीएसपीएल के 320 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है मेरी, जो करीब अभी चल रहा है 8.5 रुपए के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है दीपांशु। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखिए 5 रुपए का, 8.5 पे खरीदे, 5 का स्टॉप लॉस रखे। पहला टारगेट होगा 14 का एंड दूसरा टारगेट बनेगा 17 का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्पॉट में लगभग ये 334, 337, इनफैक्ट 340 तक भी जा सकता है। तो अगर 340 तक जाएगा दीप, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 20 का हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है 334, 337 जो बहुत ही एक सिंपल लेवल्स, क्लियर लेवल्स बनकर आ रहे हैं इसके। तो 14 और 17 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है 8.5 के आसपास जीएसपीएल का 320 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। जीएसपीएल ये है आपके लिए राय इस समय जय की तरफ से। आइए एक बिगुल और सचिन जी के लिए बीटीएसटीटी। बताएं सचिन जी। दीप, यहाँ पर एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है जिसे हमने एसपीएल मिड कैप शो में भी कवर किया है लगभग 930 लेवल के आसपास। यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है क्वेस्कॉप इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग 1080 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा अराउंड 1030 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1080 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 935 पे। खरीदारी करनी है क्वेस्कॉप पे। चलें क्वेस्कॉप में, ये है सचिन जी की राय। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखिए, इंडेक्स पर आपको उतार चढ़ाव बनते हुए दिखेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक नजर बनाए रखें तो ढेरों अपॉर्चुनिटी बाजार में है। ऑटो काउंटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आईटी काउंटर्स में आपको फिर से मूव आती हुई दिख रही है, और कई सारे मिड कैप आईटी काउंटर्स फिर से बाजार में एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। नजर रखिए इस स्पेस पर, क्योंकि इंडेक्स के अलावा यहां पर है एक्शन पर। आइए, क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी, तो एक दमदार एक्सपायरी ट्रेड लेकर तैयार है सुमित जी। एक्सपायरी का ऑप्शन बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। मार्केट बहुत सीमित दायरे में घूम रहे हैं। सुबह से 2 बार 18,000 का लेवल टच करके नीचे आ गया और अब वापस से ऊपर का लेवल टच करने को तैयार है। ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में जनरली ऑप्शंस में कॉल निकालना डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन में ट्रेड निकाला वो है तेजी का। कॉल लेने का सलाह रहेगा 17,950 का कॉल, 75 रुपए 76 रुपए अभी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के अंदर मेरे को लग रहा है जैसे ही अब की बार दोबारा से 18,000 के लेवल ऊपर में ब्रेक होंगे तो एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा और फिर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो 17,950 का कॉल 75 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करें। 25 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट बनेगा 125 रुपए का पहला, 150 रुपए का दूसरा। 17,950 का कॉल कल की एक्सपायरी का लेने का सलाह होगा। चीज 150 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें। निफ्टी का 17,950 का कॉल। शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। आइए आशु सर भी हमारे साथ हैं तैयार और बाजार पर अपना एक स्प्रेड दे रहे हैं। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। से पहले अभी आपने एक बात बोली थी कि इंडेक्स सीमित दायरे में है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। तो आप लॉन्ग के लिए बोलते हैं, उसमें शॉर्ट भी आता है? शॉर्ट भी आता है सर, आप हैं तो शॉर्ट कैसे नहीं होगा। अच्छा, एनीवेज मेरा स्प्रेड कुछ सुमित ने जो भी कवर किया सिमिलर है, बट ये कॉल इसका एक तो रेट चल रहा है 78-79 दीपांशु 17,950 ये एक लेना है। 18,050 के 2 बेचने हैं साथ में। क्योंकि दीपांशु तेजी में शायद शॉर्ट कवरिंग आए, जैसे अभी सुमित ने एक बहुत सही बात बोली, सीमित दायरे में दोनों तरफ हो रहा है मार्केट और डिफिकल्ट हो रहा है बहुत। अगर मैं कल बहुत दिनों बाद शो देख रहा था, तो कल के शाम के शो में शायद
विश्वेश पॉजिटिव था, नितिन जी नेगेटिव थे, कुछ ऐसा, मतलब दोनों तरफ मतलब नॉर्मली आप देखिए डेटा क्रंचिंग में जब डेटा है तो बहुत बार मतलब वो डेटा एनालिस्ट अलाइंड होते हैं कि बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन, तो दैट शोज द कंफ्यूजन, राइट एंड रॉन्ग इज सेपरेट, सो दैट शोज द कंफ्यूजन। तो उस कंफ्यूजन में एक तो मुझे तेजी जेन्युइनली सेल एट राइज है, बट एक बीच बीच में जो बाउट्स आते हैं शॉर्ट कवरिंग के, उसके लिए 1:2 17,950 की एक कॉल लेनी है, 18,050 की 2 बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा सिर्फ 15 रुपए में, कल की एक्सपायरी का 15 रुपए में। अब वो 15 रुपए जो है 17,950 में ऐड करो तो 17,965 हो गए। 17,965 आपका स्पॉट चल रहा है। सेफ कहां तक है? 150 तक। तो अगर ये मूव आया 50-100 पॉइंट का, 100-150 पॉइंट का भी, तो 18,150 तक मैं सेफ हूं। नहीं आता, मेरा कुछ नहीं जाएगा, 15 रुपए कभी भी निकल आएंगे। तो अगर ये स्प्रेड लेना है, अगर तेजी का किसी को शॉर्ट कवरिंग खेलनी है, तो आई थिंक दिस इज द ओनली वे टू प्ले एज पर मी। तो मैं मतलब 80 रुपए नहीं लगा सकता इस तेजी के लिए। 80 के 90 हो जाए तो खैर वो अगर बहुत बड़ी बात नहीं है, बट 80 रुपए देके कल की एक्सपायरी के लिए तो मेरे को उसमें से 65 रुपए का बेचना है, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए लगाने हैं। उस 15 से मैं 200 रुपए का मेरे पास बेस है, शॉर्ट कवरिंग में 100-150 की आ गई तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट कवरिंग थोड़ा मूवमेंट। देखो एक्सपेक्ट मैं ज्यादा तो नहीं कर रहा, क्योंकि शॉर्ट अब देखिए कन्विंसिंगली 18,000 के नीचे दीपांशु अब रहने लग गया मार्केट। मतलब जो 18,400 अब की बार 19,000 40,000 ये वो अभी भी मतलब अगर आप बहुत तरह से डेटा देखें तो मतलब सब लॉन्ग ही है जी। शॉर्ट्स में कुछ ऐसा है नहीं कि कोई बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग है। और शॉर्ट कवरिंग कब आती है कि जब आपने कोई नीचे का सेलर ट्रैप हो चुका और अगर ऊपर आए। नीचे का कौन सा सेलर ट्रैप हुआ है? लेकिन नीचे में भी 17,700-800 का अभी बेस है, उसमें डिप में बेचना नहीं है। 18,100 पे चाहे कुछ हो लेना नहीं है। 18,100 को क्रॉस भी गया 150, लेकिन यू डोंट गेट इनटू दैट, मतलब यू डोंट हैव टू गेट कैरिड अवे। तो 18,100 150 सेलिंग अपना पॉइंट है, 17,750 के अराउंड बाइंग है। इस रेंज में टूटेगा, नीचे के चांसेस हैं और स्टॉक स्पेसिफिक चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा। तो आई थिंक कोशिश ये करना चाहिए कि पोजीशन दीपांशु फिर वो टाइम आ चुका है कि बहुत लाइट होनी चाहिए। दीपांशु मैं आपसे एक डेटा शेयर करता हूं, मतलब फर्स्ट टाइम शायद बहुत सालों में 5-6 सालों में जो आउटस्टैंडिंग सिंगल स्टॉक पोजीशन है ना, सिंगल स्टॉक फ्यूचर पोजीशन, वो रिटेल की इंस्टीट्यूशन से भी ज्यादा है। रिटेल की इंस्टीट्यूशन से भी ज्यादा है दीपांशु। अगर ये जो लोग ये ट्रैक करते हैं, मींस अगर इफ देयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज ऑफ ऑल द स्टॉक्स पुट टुगेदर इज 100, 31% इज रिटेल लॉन्ग, जो 2014-15 में था इतना बड़ा, और 29% इज इंस्टीट्यूशन और कुछ एफआईज का है। फर्स्ट टाइम एवर, मतलब रेयर, ये रेयर चीज है रिटेल ने ओवरटेक किया। क्योंकि इतना लॉन्ग बायस है, इतना लॉन्ग बायस है, मैं बता रहा हूं। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। इजी मनी सिचुएशन चली गई। आज भी देखो 4 स्टॉक, टाटा मोटर, टाटा पावर, बजाज ऑटो, 2-4 ऑटो दिखा के आप देख रहे हैं। मेटल्स में ट्रैपिंग है, बिल्कुल, फार्मा में ट्रैपिंग है। और बैंक्स में देखिए, जो प्राइवेट बैंक्स में क्या हुआ दीपांशु, वो तो ऐसा था ना जैसे 8 या 9 का रन रेट चेज करना हो और वो सिंगल लेके कर लें, सिंगल एंड डबल, कोई पैनिक नहीं आया। बाजार में पैनिक आया नहीं, बैंक निफ्टी में पैनिक आया है, किसी दिन इंडेक्स में पैनिक आया है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में कोई पैनिक आया, लेकिन 100 रुपए आईसीआईसी बैंक, 100 रुपए एचडीएफसी बैंक, 100 रुपए एक्सिस, प्यार से वो सिंगल डबल लेके 9 का रन रेट चेज कर दिया। आप रियलाइज भी नहीं कर पा रहे हो। सो ये बहुत चीजें रियलाइज जिसको करना है वो कर सकता है। हम थोड़ा ज्यादा करते हैं और ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, बट ये सिग्नल ठीक नहीं है कि 4-5 स्टॉक हैं उसमें हैं तो पोजीशंस के हिसाब से। अब लास्ट कॉल जाने से पहले, गोवा जाने से पहले मैंने सेल में बोला था कि फर्स्ट एक्सीडेंटल कैंडिडेट जो मुझे आइडेंटिफाई हुआ है, उसके बाद रिजल्ट्स जिसके भी आ रहे हैं दीपांशु, जो इनलाइन आ रहे हैं उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। जो भी इनलाइन से जरा भी, मतलब एनी गुड न्यूज विच इज नॉट एज गुड एज इज एक्सपेक्टेड विल बी एन एक्सीडेंटल कैंडिडेट नाउ। तो ये सारी चीजों को दीपांशु मैं तो बोल रहा हूं कि ध्यान रखना चाहिए। और ये इतना इजी ट्रेड नहीं है दीपांशु। इफ यू टेल मी राइट नाउ क्लियर कट, अगर इतना खराब लग रहा है तो 5 स्टॉक सेल के दो, दैट इज आल्सो डिफिकल्ट कॉल। सो द बेस्ट ट्रेड इज नो ट्रेड या स्प्रेड में, या ऑब्वियसली स्प्रेड में अब मुझे अगर शॉर्ट कवरिंग के लिए देनी है 15 रुपए से ज्यादा मैं देना ही नहीं चाहता। रिस्क कम हो जाता है उसमें। अभी 970 था निफ्टी, 950 हो गया। 15 रुपए से ज्यादा मैं देना ही नहीं चाहता शॉर्ट कवरिंग के लिए। जी, अच्छा पॉइंट है आशु सर का। थोड़ी पोजीशंस हल्की रखें, थोड़ा अपना रिस्क मैनेज करना इस बाजार में जरूरी है, क्योंकि ओवर बायस हो गया है एक पोजीशन की तरफ। अब बाजार उसको सपोर्ट करने के संकेत नहीं दे रहा है। पर आइए कुछ कॉल्स हैं। पहले बिगुल जय के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी मैं पहले तो मैं कहूंगा कि मैं आशु जी से सहमत हूँ। मार्केट काफी साइडवेज हो चुका है, काफी स्विंग्स है।
इसलिए अगर आप देखोगे तो कल मॉर्निंग में मैंने कॉल दिया था शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से, वहां पे टारगेट हासिल हुआ है। फिर इवनिंग क्लोजिंग में पुट दिया, वहां पे टारगेट हासिल हुआ। मॉर्निंग में वापस बैंक निफ्टी में कॉल दिया, तो कॉल पुट वो हो रहा है। तो वो ट्रेंड जो पहले होता था या तो इधर कॉल और पुट, वो नहीं है। एंड बट सेक्टर स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो ऑटो में क्लियर एक मोमेंटम है अपवर्ड का, इसीलिए टाटा मोटर्स का 530 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन में सजेस्ट कर रहा हूँ। करीब अभी 15 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मारुति में तो जबरदस्त मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि 87-8800 तक रुकना चाहिए वो, जो हिसाब से ब्रेकआउट, जो हिसाब से मोमेंटम है। बट टाटा मोटर्स भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली एक स्टेडी अच्छा मोमेंटम वहां पे भी देखने मिल रहा है। 530 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे 15.45 पे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइडर रहेगा दीप, यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है 10 रुपीज 75 पैसे का, 10.75 का। पहला टारगेट जो यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो है 20 का, 20 का, एंड सेकंड टारगेट बन रहा है 23 का। सो 20 एंड 23 ये दो टारगेट्स के लिए आप टाटा मोटर्स का 530 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, बिकॉज ऑटो सेक्टर जो है वो एज ऑफ नाउ बेस्ड ऑन द डेटा एंड एवरीथिंग क्लियर कट एक विनर निकल कर आ रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही क्लैरिटी है कि यहाँ पे एज ऑफ नाउ द ट्रेंड पॉजिटिव है। सो लेट्स गो विद द मोमेंटम देयर। आपके लिए टाटा मोटर्स यहां पर आपको रखनी है नजर। चार्ट कॉर्नर के लिए बिल्कुल राकेश जी, कुणाल जी। बताएं सर। दिवांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है कोफोर्ज पे खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और जिन स्तरों पे स्टॉक चल रहा है, अगर इन स्तरों के ऊपर या यहाँ पर क्लोज होता है तो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग देगा कोफोर्ज। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, आईटी स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप आईटी में हम देख रहे हैं कि एक आउट परफॉर्मेंस बाजार के बनिस्पत लगातार देखने को मिल रही है। और कोफोर्ज के चार्ट में अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो यहां पर एक बुलिश सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए हमारी खरीदारी की राय है मौजूदा स्तरों पर बाय करें। स्टॉप लॉस जो है वो 5750 पर रखना है। 5750 के स्टॉप लॉस से कोफोर्ज में खरीदारी की राय मैं फ्यूचर्स के लेवल्स दे रहा हूं। 5750 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 6000 रुपए का, और 6000 का लेवल पार हुआ तो इसमें 6150 6200 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। कोफोर्ज में हमारी खरीदारी की राय है। और साथ ही आप सभी एंकर्स को दीपांशु, मेरी और राकेश जी की हिदायत है कि आपस में चर्चा ना करें, कुछ एनालिस्ट से भी कभी सवाल कर लें। अब क्या करें सर, को एंकर गोवा घूम के आए हैं तो फिर थोड़ा तो उनको भी इंडल्ज करना पड़ेगा। बट पॉइंट टेकन। और कुछ और बेहतरीन कॉल्स भी हमारे एक्सपर्ट से आ रही हैं। सेठी साहब भी इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आइए स्वागत करते हैं सदाबहार सेठी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सेठी साहब, क्या करना है? थोड़ा मूड माहौल उतार चढ़ाव वाला है। गुड आफ्टरनून, क्या राय है आज आपकी? गुड आफ्टरनून दीपांशु, रोज की तरह दो स्टॉक, दोनों में खरीदारी करनी है। एक कैश मार्केट का स्टॉक है और एक F&O का स्टॉक है। बाजार में वही रोज की ही सिलसिला है। निफ्टी के लेवल पे तो थोड़ी वीकनेस है, या F&O के स्टॉक्स में कुछ गिरावट देखी जा रही है। बट कैश मार्केट के स्टॉक्स में सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी एक्टिविटी है, तो वहां से एक कैश मार्केट का स्टॉक है और बाकी एक F&O का स्टॉक भी आ जाए दीपांशु। तो आज दोनों का मिक्स है, एक कैश और एक F&O। बताएं सर, कैश स्टॉक से शुरू करें। हाँ बिल्कुल दीपांशु, आज जो कैश मार्केट का स्टॉक है वो उस सेक्टर से है जो फोकस में है, टेक्सटाइल सेक्टर। देखिए दीपांशु, जो अभी टेक्सटाइल और कपड़ों की जो सेल है, आज 11 बजे भी एक स्पेशल प्रोग्राम था जी बिजनेस पर, बैंड बाजा और बाजार, जिसमें हमने चर्चा करी कि आने वाले एक महीने में भारत में 25 लाख वेडिंग्स होनी है, शादियां होनी है 25 लाख, और उसमें 3 लाख करोड़ खर्चा होना है। तो जिसमें एक काफी अच्छा सब्सटेंशियल कंपोनेंट कपड़ों में भी जाता है, जो कि ग्रूम और ब्राइड इनका तो होता ही है, साथ में फैमिली वाले फिर जो वेडिंग्स अटेंड करते हैं उनका। तो इन सब का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में देखा जा रहा है। वैसे भी टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो जो स्टॉक है आज का वो है सियाराम सिल्क मिल्स, जो कि 467 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी फैब्रिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स और होम फर्निशिंग तीनों सेगमेंट में काम करती है। जबरदस्त कंपनी है, जो कि कई सारे पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे आपके नेक्स्ट हो गया, फिर आपके मार्क्स एंड स्पेंसर है, केल्विन क्लाइन है, टारगेट है, इन सब ब्रांड्स को ये कंपनी कैटर करती है।
कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह। फिर आपके इनका कासामोडा नाम का एक ब्रांड है, होम फर्निशिंग्स का ब्रांड, जिसके अंतर्गत इनके पास 1000 रिटेल आउटलेट है थ्रू आउट द कंट्री। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। सितंबर क्वार्टर बहुत ही अच्छा था, 52 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल सितंबर क्वार्टर में तो 14 करोड़ का नुकसान था। खैर वो कंपेरेबल नहीं है, बट इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो जून क्वार्टर में 12 करोड़ के पैट के सामने 52 करोड़ का पैट। फिर आपके हम देख रहे हैं टेक्सटाइल कंपनीज के बिल्कुल ड्रीम रन से गुजर रही है। जिस तरह से चाइना प्लस वन की स्ट्रेटजी सभी इंटरनेशनल ब्रांड्स ने अडॉप्ट करी है, फिर भारत में सरकार ने PLI स्कीम भी दी है, तो इन सब का फायदा देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 490 रुपए का और 455 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। तो 490 का टारगेट, 455 का है स्टॉप लॉस। सियाराम सिल्क ये हमारा SIP स्टॉक भी रहा है और दमदार एक्शन ये आपको दिखाते हुए दिखा है। इसका याद है एक बार मैं बोलता था 500 रुपए में भी 500 रुपए में सस्ता है, करेक्ट, जब 200 सवा 200 250 रुपए का भाव था। आपने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैं वो वेट कर रहा था। हाँ, पूछा नहीं आपने कि लेट क्यों आया? हाँ, मैं पूछा है और मैं अब कंप्लेन भी करने वाला था। हाँ। आप लेट मत आइए करिए, स्पेशली जब आशु सर स्टूडियो में, बहुत मुश्किल रहती है उनको उस सीट से दूर रखने में। आप गलत बोल रहे हो, आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। स्टूडियो में हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मुश्किल होती है सर मुझे खाली रखने में। मैं दीप को तैयार कर रहा था कि मुसीबतों को किस तरह से मैनेज किया जाए, तो इसलिए मैंने कहा थोड़े बहुत अच्छे से कर रहा है सर। हाँ, तो थोड़े देर समय मैंने कहा आशु जी के साथ छोड़ा जाए दीप को अकेले। आज बाकी एनालिस्ट की म्यूटनी होने वाली थी, वो कह रहे थे। तो आशु जी ने एंकरिंग कैसे ठीक की? हाँ सर, मौका नहीं मिला, टेक ओवर कर लिया सर। चलिए बढ़िया। तो बस तैयार है, मैं भी 2:30 बजे की स्टडी के डेटा बस 2 मिनट और दे दें जी, तो मैं ऑलमोस्ट रेडी है। दीपांशु एक सेठी साहब की एफएनओ पिक ले लें, फिर आशु सर मैं आपसे भी कॉल लेता हूं। सेठी साहब बताएं सर आपकी एफएनओ पिक सर। हाँ बिल्कुल दीपांशु, अब तो अनिल जी आ गए हैं तो और भी बाजार में अब लगता है वापिस से बोल माल बनेगा। जो एफएनओ की आज की पिक है वो स्टॉक भी आज सुबह से चर्चा में है। डी बिजनेस पे भी एक्सक्लूसिव खबरें चल रही है। एस्कॉर्ट्स जो कि अभी नवंबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं 1635 के लेवल पे, 1635, इस स्टॉक पे आज खरीदारी करने की सलाह है। ये भारत की एक लीडिंग ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सॉलिड फंडामेंटल्स है, और मंथली सेल्स नंबर भी जो ट्रैक्टर्स की कंपनियों के हैं वो अच्छे आ रहे हैं। फिर इन्होंने हाल ही में प्राइस हाइक भी करी है। ये निखिल नंदा फैमिली ग्रुप की कंपनी है, जिसमें जापान की एक कंपनी है कुबोटा कॉर्पोरेशन, जो कि अभी 9.09% स्टेक ओन करती है। कल इसकी एक बोर्ड मीटिंग है जिसमें ये NCLT से अपने जो फैमिली ट्रस्ट के 25% जो स्टेक ओन करते हैं उसको रिलीज करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें बाजार में खबरें भी हैं कि ये जो स्टेक है ये कुबोटा कॉर्पोरेशन को ये बेच सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो स्टेक सेल होगा ये करंट मार्केट प्राइस से अच्छे खासे प्रीमियम, यानी कि मैं मान रहा हूँ 1750 से 1850 के लेवल पे ये स्टेक सेल होनी चाहिए। और वो अगर होता है तो ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा, जो कि फिर कंपनी को लाना पड़ेगा उसी प्राइस पे। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अभी कल की बोर्ड मीटिंग के पहले भी खरीदारी करने की सलाह है मेरा इस स्टॉक में। और एक बार ये अगर मैनेजमेंट में बदलाव हो जाता है तो एक MNC ऑटो कंपनी हो जाएगी जिसकी फिर री रेटिंग होगी। ऑलरेडी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, बट वैल्यूएशन और फिर अच्छे मिलने लगेंगे। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदें। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1690 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 1610 रुपए का। हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी है और कल अहम बोर्ड बैठक भी है, तो देखते हैं वहां से क्या निकल कर आता है। बट एस्कॉर्ट्स रेडार पर है और 1690 के टारगेट से जाने के लिए तैयार हो रहा है। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। सियाराम और एस्कॉर्ट्स दो बेहतरीन पिक्स सेठी साहब की तरफ से आ रही हैं और बाजार में भी एक्शन है भरपूर। और अनिल जी थोड़ी देर में स्ट्रैटेजी भी लेंगे आपसे। बिल्कुल तैयार है, स्ट्रैटेजी भी तैयार है और आप चाहें तो अभी ले लीजिए। बिल्कुल मैं रेडी हूँ। वैसे एक बार स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अनिल जी से। बिल्कुल मार्केट स्ट्रैटेजी का। लेकिन आशीष सर आपको कोई कॉल देनी थी? नहीं कॉल नहीं सर, वो हमारी मार्केट के बारे में भी कुछ डिस्कशन चल रही थी। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट करना था, आप पहले कर लीजिए। ठीक मैंने लगा कॉल लेनी है तो पहले कॉल होगी जी। बताइए। 50 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स, इनफैक्ट नहीं माफ कीजिएगा 8 पॉइंट ऊपर है, थोड़ा नीचे आया ऊपर से, बट ठीक है होल्ड कर रहा है। सुबह से एक रेंज में ही है सर और 1/4% नैस्डैक फ्यूचर्स है। यूरोप के बाजार भी ठीक ट्रेड कर रहे हैं। एशिया में
ठीक कारोबार था सर, ऊंचाई से थोड़ा फिसल कर एशिया के बाजार बंद हुए, बट एक बहुत ही सीमित दायरे में। तो जैसे हमारे बाजार में सीमित दायरे में ट्रेड है, ग्लोबल मार्केट्स भी वैसे ही संकेत दे रहे हैं सर। दीप, कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा है मार्केट में। निफ्टी नीचे 17,875 17,900 सपोर्ट है, ऊपर में 18,000 18,025 रुकावट की लेवल है। 18,000 के पार होकर ऊपर बंद हो जाएंगे, इसमें मुझे थोड़ा संदेह है, संभावना कम दिखती है। उसकी रीज़न दो हैं। एक, 70 लाख शेयर खड़े हैं कॉल, 18,000 के कॉल पर 70 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 38 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो बड़ा कॉल राइटिंग होकर रखा है। चलो कोई बात नहीं, कॉल राइटिंग जो होकर रखी है वो एक तरह से आपके लिए दीवार खड़ी कर दे, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर मंदी करने वाले की नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पर तेजी करने वाले की है। कैसे? 18,000 के पुट पर भी 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। जो जिन लोगों ने पुट बेचा है, तेजी की है, वो 18,000 18,025 की रेंज में अगर निफ्टी आएगा तो वो अपनी तेजी की पोजीशन कम करने की कोशिश करेंगे, एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर डबल दबाव है, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का भी है और दूसरा शॉर्ट होने का भी। तो इसलिए 18,000 18,025 तो फ्रेश तेजी आपको तभी करनी है जब 18,025 के ऊपर निकल कर टिके 3:05 के पहले। अंडरस्टूड। हाँ, आखिर के 10-15 मिनट में हो जाए वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज 3:05 के पहले अगर 18, जिसकी संभावना मुझे कम दिखती, तो अब आपको स्ट्रेटेजी ये रखनी 18,000 18,025 के आसपास आए तो थोड़ा हल्का होइए, 17,875 17,900 के आसपास आए तो वहाँ खरीदारी करिए। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के। निफ्टी ने ताकत दिखाई, हमारे टारगेट तो सारे आ गए। 38,450 का टारगेट दिया था दीप, 38,456 का हाई है, बिल्कुल। तो सारे टारगेट्स वहाँ के हासिल हुए। अब जो है सिचुएशन, फ्रेश मंदी जो करनी है अगर आपको बैंक निफ्टी में, वो 37,900 के नीचे है जी। तो 37,900 38,000 आपके लिए सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी पर। ऊपर में 38,500 38,600 रुकावट की रेंज है। तो 38,500 38,600 आ जाए तो वहाँ बेचकर हल्के होइए, और 37,900 38,000 आए तो हल्का फुल्का खरीदिए। अब भी वही वाली बात है, सुबह के झटके के बाद निफ्टी ही अभी भी थोड़ा बेहतर है बैंक निफ्टी के मुकाबले में। जो ताकत बैंक निफ्टी ने दिखाई वो लंबी टिकी नहीं जी। जितना हम देखना चाहते हैं उतना हुआ है। खाली यही एक ठीक रहा कि भाई जो सोचा था उतना बढ़ गया, वो टारगेट आगे अचीव होगा, उसमें भी जो निकल गए तो ठीक, नहीं निकले तो फंस गए, क्लियर करवा। तो वो जो रिकवरी है वो ज्यादा सस्टेन नहीं हुई, तो वही बात है, स्ट्रेंथ कम है। तो टारगेट्स आते जाएं, पोजीशन खाली करते। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इस वक्त आपको बड़े मुनाफे के लिए ट्रेड नहीं करना जी, वो सिंगल्स लेने हैं। ये पिच जो है ना वो चौके छक्के वाली नहीं है। सही बात। अच्छा, ये बोले थे क्या? यही बात कर रहे थे। अच्छा, ये बोले थे। हाँ शुक्र, पर रिवर्स वाली बात कर रहे थे, सिंगल्स में नीचे नीचे। अच्छा नहीं, हाँ सिंगल्स आप जैसा लेना चाहिए। मैं ही बोल रहा था कि सर पिछले दिनों में बैंक निफ्टी कितना वीक हुआ है, बैंक्स कितने वीक हुए हैं, HDFC ICICI एक्सिस सब सर 100 रुपए प्यार से निकल गए। मतलब 9-10 का रन रेट सिंगल से अचीव कर लिया, कोई चौके छक्के की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पैनिक में नहीं आया। सर मैं अभी जो उसको कंटिन्यूटी में बोल रहा था, चाहे कॉल किसी की हो, सर दिवाली पे थी SBI, किसी को एग्जिट नहीं मिला है। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि अच्छा स्टॉक भी, जो एक ही मैं बार बार बोलता था सेफ हेवन है PSU बैंक, उसमें भी रिजल्ट्स के बाद, और देखिए दिवाली पे की थी ना, कोई कुछ किसी को एग्जिट, और उसके बाद सर 530 525 520 515 510 505 कोई भी से 5-10 रुपए का रिवर्सल नहीं आया। ये बहुत बड़ा साइन है सर। बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा वीक भी हो सकता है, ये नहीं कि स्टॉक्स खराब हो गए हैं। तो अभी सर मतलब ये है कि ये बहुत डिफिकल्ट मार्केट है। ये जो कोविड जनरेशन है ना, इसके लिए तो जरूर बनूंगा, बच के नहीं बिल्कुल। ये इतना ज्यादा खराब मुझे नहीं लग रहा सीरियसली आपको सुनने के पहले। चलिए ठीक है, दोनों तरफ के मौके तो जरूर बनेंगे, तो आप अपनी डिसिप्लिन के साथ पोजीशन को लिमिट में रखते हुए ट्रेड करें, ये ज्यादा ठीक होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, वक्त है वसीम साहब से मुलाकात करने का। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। वसीम साहब स्वागत है सर आपका। बताएं सर, पहले तो अपडेट और उसके बाद लेता हूं मैं आपसे फ्रेश कॉल्स। गुड मॉर्निंग। तो अनिल जी, सुबह मैंने बाय दिया था, मेरा फेवरेट शेयर बॉश आज न्यू हाई पे है और 19,200 का टारगेट है अपसाइड का, मैंने उसे बढ़ा के 19,500 कर दिया है। तो आपको बॉश में मैं बोल रहा हूँ बने रहिए, ये एक्चुअली तो 23,000 जाएगा, लेकिन आज 19,500 का अपसाइड है। अपोलो टायर दिया था उसमें बने रहिए, और वोल्टास शॉर्ट था, वोल्टास बढ़ गया है तो आप अपनी शॉर्ट को हेज कर सकते हैं, या अगर स्टॉप लॉस होने के पास है तो आप काट सकते हैं। मार्केट के ऊपर बता दूं अनिल जी, मुझे लगता है बैंक निफ्टी इतना ज्यादा ओवरसोल्ड है कि 2,000 पॉइंट की तेजी दिख रही है मुझे, एंड इट विल बी लेड बाय द लाइक्स ऑफ स्टेट बैंक एंड यूनियन कैन बैंक,
क्योंकि मुझे लगता है जो अंडर ओनरशिप या जो करेक्शन होना था दैट इज मोर टू डू विद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस. लार्ज इंस्टीट्यूशंस आर ओनली बायर्स इन PSU बैंक. तो मैं बैंक निफ्टी में 40,000 का टारगेट देख रहा हूँ और बहुत जल्दी आ सकता है और दैट विल बी द कैटलिस्ट फॉर द मार्केट. आप देख ही रहे हैं IT एंड ऑटोज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, उसमें हम बुलिश. अब 2 बाय 1 सेल है, आप कहे तो मैं शुरू करूं. नहीं सर, पहले बाय से शुरुआत करते हैं. तो पहला बाय है सर, जो अगर किसी के पास नहीं है और अगर वो डिनाई कर रहा है तो ले लीजिए. वेदांता हेडेड टू 385, लेकिन आज वो 336 37 में लीजिए. 330 का स्टॉप लॉस है, 350 का टारगेट. ये जाएगा न्यू हाई पे. इसमें पता नहीं क्या है, वेदांता एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और जो कॉपर की और उसकी एल्यूमिनियम की काम चल रहा है, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन वेदांता. दूसरा बाय है मेरा फेवरेट इंडिगो. अगेन आपको मौका दे रहा है, आपको टिकट नहीं मिल रही, मैं बता रहा हूँ इतनी तेज. 2215-20 में लीजिए. स्टॉप लॉस ऑफ 2315-20, स्टॉप लॉस ऑफ 2271, टारगेट ऑफ 2385. और सेल है सर, सेल है गोदरेज प्रॉपर्टी 2265 55-65 में बेचिए. 2300 का स्टॉप लॉस, 2210 का टारगेट. तो 2 बाय 1 सेल. वेदांता खरीदे. वेदांता वाकई में सही कह रहे हैं बसिन साहब, कुछ कमाल करने की तैयारी में. मेटल स्पेस से बिल्कुल अलग चलता हुआ 340 18.5 रुपए के डिविडेंड का है ना, कुछ धमाल 100% धमाल बिल्कुल सही है. और 18.5 रुपए का अगर डिविडेंड मतलब कुछ अलग से करने को क्या, ये आप ज्यादा जानते हैं क्योंकि इसके मालिक आप हैं कि क्या कुछ कॉर्पोरेट एक्शन आने वाला है या क्या कुछ होने वाला है. मतलब ये तो कुछ ना, मतलब स्क्रीन कह रही है कि ये मतलब मार्केट से अलग. मालिक तो हूँ 50% का ही हूँ. नाम सेम है अनिल, सरनेम अग्रवाल नहीं है ना, वो भी. दूसरी चीज ये अनिल जी बसीर साहब कह रहे हैं ना सर, 22 हजार की बॉम्बे गोवा रिटर्न टिकट हो गई है. सही बात है. 22 हजार की. आप वही रह जाते सर, और मार्केट अच्छा चल ही रहा था वैसे. नहीं मजाक की बात है. बट चलिए, ये है वेदांता. खरीदारी करने की राय बसिन साहब की तरफ से. 330 के स्टॉप लॉस से खरीदे. 350 छोटा टारगेट, 385 बड़ा टारगेट है. और इंडिगो खरीदे 2271 2385. ये बात सही है. एक भी वीकेंड पर, मतलब सीरियसली मैं खुद इस बार शादियों का सीजन है और दिसंबर में बहुत ट्रैवल करूंगा. मतलब दिसंबर में मैं ये समझ लीजिए कि लगभग हर वीकेंड पे मेरा ट्रैवल है. तो 3-4 लाख की टिकट्स ले चुके हो? नहीं इतना नहीं, इतना भी मतलब वो कोई मैं अमेरिका थोड़ी जा रहा. मतलब लेकिन मतलब जो टिकट 3,000 रुपये 4,000 रुपये में मिल जाती है, उसके 6,000 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं. 7,000 रुपये 8,000 रुपये. वो भी कब की, महीने 1.5-2 महीने बाद. हाँ तब हाँ, महीने पर बाद. बहुत नहीं तो पहले ही हाल था, 2 महीने पहले करा तो 2,500-3,000 रुपए में टिकट आ जाती थी. मतलब सर अगर किसी तरह से कुछ ट्रेडिंग अलाउ हो जाए ना, टिकट्स में कोई माल प्लस हो जाए तो टिकट्स प्लस करके रख लेनी चाहिए पक्का ऊपर. मतलब ये कोई तरीका हो जाए कि टिकट ले लिया हमने, प्लस कर लिया, माल प्लस कर लिया, इन्वेंट्री बना लो उसकी. सरकार ये सब सुन के सोच कर कभी भी इसको अलाउ नहीं करेगी. पता चला वो खाने पीने की चीजों की तरह ही है. सर मतलब एक चीज बताओ, जिस चीज में अंडरलाइन ही कुछ नहीं है क्रिप्टो, वो अलाउ कर देगी, टिकट क्यों नहीं कर सकती सर? ओके, तो चलिए बजाय टिकटों में ट्रेड करने के क्रिप्टो में ही ट्रेड करेंगे हमारे आशु जी. आइए, सचिन जी तैयार है उनके लिए बिल्कुल BTST का. बताएं सर. अनिल जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2270 के आसपास हमने जो सेल दिया था, लगभग 40 रुपया नीचे है. एंड उसी लाइंस पे पिरामल एंटरप्राइज पे मुझे लग रहा है 2600 के आसपास का जो एक सपोर्ट बना था, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर सपोर्ट अभी थ्रेट पे है. सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग डाउन साइड ओपन हो सकती है 2430 तक. फ्रेश बिकवाली करनी है 2646 के स्टॉप लॉस के साथ PEL इस पर्टिकुलर काउंटर में. 2646 2646 ये स्टॉप लॉस है, राइट? नहीं, ये किसका आप पिरामल बेच रहे हो कि गोदरेज प्रॉपर्टी बेच रहे हो भाई साहब? गोदरेज प्रॉपर्टी बेच दिया. तो गोदरेज प्रॉपर्टी तो पहले ही बेच दिया था 2270 पे. अच्छा, शो के शुरुआत में. अच्छा. एंड पिरामल एंटरप्राइज अभी फिलहाल फ्रेश बेचना है 2460 के टारगेट के लिए. 2460 बड़ा ब्रेकडाउन देख. बड़ा ब्रेकडाउन. अच्छा, हाँ यार, बात तो सही कह रहे हैं. 2500 के नीचे जनरली जाता नहीं था, आज जा रहा है. ओके, तो ये राय है आपके लिए सचिन जी की तरफ से बिकवाली की पीरामल में. आइए, हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार है इस वक्त.
एक के बाद एक लगातार आपको तगड़ी खबरें लाकर दे रहे हैं, सेबी की तरफ से, आईपीओ मार्केट की तरफ से, प्राइमरी मार्केट की तरफ से, और अब आज एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव स्टोरी उनके पास है। ब्रजेश बताइए क्या कुछ एक्शन हो रहा है प्राइमरी मार्केट में या होने जा रहा है सेबी की तरफ से? देखिए, एक्शन तो जितना जो कुछ हो रहा है वो सबको दिख रहा है, लेकिन इस एक्शन में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाए, कुछ चीज छूट तो नहीं रही है, तो वो जैसे फीडबैक मिल रहे हैं उसके आधार पर सेबी कदम उठा रहा है। तो ये जो नया एक लेटर लिखा है सेबी ने मर्चेंट बैंकर्स को, और उसमें ये कहा है कि जो भी ओएफएस में खासतौर पर जो शेयर बिक्री के लिए आ रहे हैं वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि 3 साल में जो भी सौदे हुए हैं एक्विजिशन की, यानी जो शेयर खरीदे हैं इन्वेस्टर्स ने किसी कंपनी में आईपीओ के पहले, 3 साल पहले और 1 साल पहले जो सौदे हुए हैं शेयरों के बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से कंपनी में, वो किस भाव पर हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये डिस्क्लोज कीजिए कि वेटेड एवरेज प्राइस क्या है। दूसरा जो है वो ये बताना पड़ेगा कि जो उनकी खरीद की कीमत है उसके मुकाबले वो शेयर पब्लिक को ऑफर किस प्राइस पर कर रहे हैं, कितने गुने पर कर रहे हैं, यानी जो खरीद की प्राइस है उसके कितने गुने पर वो बेच रहे हैं। तीसरा ये बताना पड़ेगा कि जो सौदे हुए हैं उसमें सबसे कम रेट पर जो सौदा हुआ है वो कितने का है और सबसे ऊंचे रेट पर जो सौदा हुआ है वो कितने का हुआ। ये तो आपको आरएचपी में डालना पड़ेगा, और साथ ही जो ये विज्ञापन छपते हैं अखबारों में जब प्राइस बैंड फिक्स होता है तो वहां पर रिस्क टू इन्वेस्टर्स का एक हिस्सा होता है। अब सेबी ये कह रहा है मर्चेंट बैंकर्स को, जो चिट्ठी लिखी है सेबी ने, कि रिस्क टू इन्वेस्टर्स का जो हिस्सा है वो आपके विज्ञापन का कम से कम 1/3 होना चाहिए। 1/3 क्यों होना चाहिए जगह? क्योंकि फॉन्ट बड़ा हो और ये जो डिटेलिंग है ना वो अपफ्रंट इन्वेस्टर को पता चल जाए कि ये जो रिस्क टू इन्वेस्टर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, वहां पर वो देख ले और पता चल जाए कि उसको कितने ऊंचे भाव पर बेचा जा रहा है खरीद प्राइस के मुकाबले। अच्छा। यानी अपफ्रंट आपको आरएचपी में जाकर पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि जो बेच रहा है उसने कितने पे खरीदा था। गजब, क्या खबर लेके आया, बढ़िया खबर है, मजा आ गया। मतलब यह एक चीज बताऊं, मेरा काम आसान हो जाएगा क्योंकि जब जो भी आईपीओ आता है वो बहुत अंदर घुस के पढ़ना पड़ता है जी। अच्छा, रिस्क फैक्टर तो फिर भी दिख जाता है, रिस्क फैक्टर में ये नहीं दिखा होता कि किसको कब क्या प्राइस पे अलॉट किया था। तो आप ये कह रहे हो कि जैसे कोई कंपनी आईपीओ ला रही है, आईपीओ लाने के 3 साल पहले तक उन्होंने किस किस भाव में शेयर अलॉट किए, है ना, उन इन्वेस्टर्स को जो आईपीओ में बेच रहे हैं उनकी बात करें। से सपोज आपकी कंपनी आईपीओ ला रही, ये 3 महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने प्री आईपीओ शेयर खरीदे हुए, कोई पी कैपिटल है, कोई पी फंड है, कोई अलग है ऐसा। अब इन्होंने पिछले 3 सालों में जो भी शेयर 1 बार 2 बार 3 बार जितने खरीदे उनकी वेटेड एवरेज प्राइस क्या है। बिल्कुल समझिए, आपका भाव आया 500 रुपए और आईपीओ आ रहा है 1500 रुपए में। बिल्कुल, तो ये बताना पड़ेगा। ये साफ साफ लिखा होगा जब प्राइस बैंड का विज्ञापन आएगा ना, तो यहाँ साफ साफ लिखा होगा कि जो इनकी औसत कीमत इतनी है, प्री आईपीओ में लिया है औसत को 1500 में, औसत कीमत इतनी है और ये बेच आपको इतने पर है। ये बड़ी खबर है, बड़ी चीज है, ये बड़ा डिस्क्लोजर है, बड़ा डिस्क्लोजर है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद भी जिसको लेना है ले, वो एक अलग चीज है, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसका रीजन भी है। अगर आप देखें तो जैसे आजकल जितने आईपीओ आ रहे हैं, खास तौर पर जो नई कंपनियों के आ रहे हैं, उसमें जो बड़ा चंक आ रहा है ओएफएस का आ रहा है। अरे बड़ा वही आ रहा है, पूरे वही, मतलब थोड़ी बहुत शंका शर्म के हिसाब से 150 करोड़ का फ्रेश इशू कर लेते हैं। बाकी बस चले तो पूरा का पूरा ऑफर, क्योंकि पूरा ऑफर फॉर सेल करते तो फिर हमसे सवाल सुनना पड़ता ना। सारा पैसा तो इन्वेस्टर के पास जा रहा, कंपनी के पास क्या, तो बोले चलो अनिल जी सवाल ना पूछे ज्यादा, इसलिए 100 करोड़ का फ्रेश इशू भी रख लो। बिल्कुल, एग्जाम्पल देखिए, पेटीएम का 18,300 करोड़ का इशू था, ओएफएस 10,000 करोड़। पीबी फिनटेक 3,750 5,624 करोड़ का इशू साइज था, इसमें जो ओएफएस 1875 करोड़। नाइका 5,351 करोड़ का इशू साइज था, ओएफएस 4,721 करोड़। कुछ तो पूरा 100% ओएफएस भी आए हैं। जी हाँ, कार ट्रेड का है और सफायर का आ रहा है, पूरा का पूरा ओएफएस है। नजारा टेक्नोलॉजी 583 करोड़ का, सफायर का भी ओएफएस ही है, कार ट्रेड का। तो ये जो है बेसिकली हो ये रहा है कि अभी जो बड़ा चंक आ रहा है ओएफएस का आ रहा है, तो ओएफएस वालों ने जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं उन्होंने खरीदा कितने पे है, इसका फुल अपफ्रंट डिस्क्लोजर होगा। तो ये जो है इन्वेस्टर्स को कॉल लेने में आसानी हो जाएगी कि आखिर उन्हें कितने महंगे पे दिया जा रहा है, उनकी मर्जी है। उसके बाद जो लेना चाहते हैं, वैल्यू दिखता है तो लें।
ठीक बात है, बढ़िया डिस्क्लोजर, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। तो ये मतलब ये क्या चर्चा में चल रहा है, सेबी सोच रही? नहीं, मर्चेंट बैंकर्स को लेटर चला गया है, कॉपी भी है अपने पास है। अच्छा, कि आपको इसको इम्प्लीमेंट कर देना। तो फिर आपका पक्का ही होता है, कॉपी तो होगी, बिना कॉपी के तो आप स्टोरी करते थी। तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये लागू कर दिया जाए, राय पूछ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो लागू कर दीजिए, हो गया। हाँ, अब नए इश्यूज जो भी आएंगे और जब भी प्राइस बैंड का एडवर्टाइजमेंट आएगा तो अपफ्रंट यहाँ लिखेगा, जो विज्ञापन छापेंगे, साथ ही जो आरएचपी उनकी होगी उसके अंदर भी पूरा ये फुल डिस्क्लोजर होगा। आमतौर से मैं रेगुलेटर्स की बड़ाई जनरली करता नहीं, कम ही करता हूँ, क्योंकि क्या है, कोई कितना भी अच्छा काम करे, हमारी उम्मीद हमेशा रहती है थोड़ा और। ये जोरदार बड़ा काम है, ये वाकई में कमाल का काम किया सेबी ने। और सुबह जो एक और स्टोरी जो की थी कि भाई डिस्क्लेमर के जो वो हमारी सही हो भी गई खबर, लेकिन ये तो काम एक्चुअली ये बढ़िया है। इस बार सबसे बड़ी चीज आशुतोष जो दिख रही है ना, ये प्रोएक्टिवनेस दिख रही है। ये तो पहले क्या होता है, आईपीओ मार्केट का बूम आया, सब कुछ हो गया, फिर है ना 2 साल बाद देखते हैं कि सब शेयर है ना अपने दाम से 60, 70, 80, 100% गिरे हुए हैं, फिर जाके रेगुलेटर का एक्शन होता है। अनप्रेसिडेंटेड है। हाँ, तो इस बार बहुत टाइमली रूल्स बन रहे हैं। बोल रहा हूँ कि चाहे वो सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट, ये जो नई कोविड जनरेशन है, इसको बहुत संभल के रहना चाहिए सर। मतलब इन्होंने ना मंदी देखी है, ना करेक्शन देखी है, ना साइडवेज मार्केट देखी है, ना ग्राइंडिंग मार्केट देखी है, सिर्फ वन साइड अप मार्केट देखी है। मैं दीपांशु सर, आप थे नहीं, मैं दीपांशु से एक डेटा शेयर कर रहा था, फिर आप कहेंगे डेटा कहाँ से? मैं एक्चुअली जानबूझ के इसीलिए लेट आया, मैंने कहा आपको जो कुछ भी बोलना करना है पहले बोल दे, फिर मैं आराम से काफी देर रोका, फिर आप आई नहीं रहे, कितना रोका? तो मैं भी तो बाहर देख रहा था ना, आशु जी बोल दे फिर आऊँ अंदर। जी आप बता रहे सर। रिटेल का ओपन इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन से ज्यादा है, हाईएस्ट एवर। इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से ज्यादा जो सिंगल स्टॉक पोजीशन है ओपन इंटरेस्ट में 31% है सर, जो हाईएस्ट है। ओह माय गॉड, मतलब इंस्टीट्यूशन की 29-30 है। ये हमारी इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है सर। मतलब इतना लॉन्ग बायस है कि बस पूछो मत। करेक्ट। अच्छा, अब है ना आपको एक काम और करना पड़ेगा ब्रजेश, मुझे एग्जैक्ट डेट चाहिए कि ये कौन सा आईपीओ किस डेट से जो भी आईपीओ आ रहा है, मतलब क्या ये आज के बाद जो भी आईपीओ हिट होगा उसी में लागू हो गया है, या कोई 1 दिसंबर 1 जनवरी व्हाटएवर कि इससे लागू हो गया, ये मुझे बताना आप। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि लेटर गया है, तो अगला जो भी आ रहा होगा प्राइस बैंड के साथ इन्फॉर्मेशन वाला, अच्छा, एटलीस्ट विज्ञापन वाला पार्ट, अच्छा, तो उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर आपको ये दिखेगा। अच्छा, 3 कॉलम में इन्फॉर्मेशन होगी, 3 कॉलम में इमीडिएट 1 ईयर, क्या बात है, 1 ईयर में आपने जो ट्रांजेक्शंस किए हैं उसकी डिटेल दीजिए, और 3 ईयर, लास्ट 3 इयर्स में जो किए हैं उसके वेटेड एवरेज प्राइस आप बता दीजिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दिस इज द टर्म। अच्छा, एक चीज बताऊं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो वही जान सकते हैं जिन्होंने प्राइमरी मार्केट में काम किया है, समझा है। मैंने साल 2000 के आसपास बहुत कुछ किया हुआ है, इसीलिए मैं आपसे समझने आया इस स्टोरी को करने के पहले। क्यों 3 साल? हाँ, 3 साल का वेटेड एवरेज, 3 साल के पीरियड में जो किया वही उसी का वेटेड एवरेज। 3 साल और लास्ट 1 ईयर। लास्ट ईयर तो ठीक है, हाँ। लास्ट ईयर तो समझ में आता है कि तुरंत क्या। आमतौर पर किसी भी मर्चेंट बैंकर के पास आप जाओ और आप बोलोगे, जैसे ब्रजेश बोले जाके मुझे आईपीओ लाना है, मर्चेंट बैंकर आपको बोलेगा सर 2 से 3 साल लगेंगे आपको। तो 2-3 साल क्यों? बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी। आप 100% में लिख के देता हूं, ये फैक्ट है, बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी। क्या पकड़ा है सेबी ने एकदम, ये जो 3 साल तक बैलेंस शीट तैयार करते थे कि जिसमें आपको सारे मर्जर, डीमर्जर, इंटीग्रेशन, ये वो फलाना ढीमका, जो सारे मर्चेंट बैंकर्स जनरली या एडवाइजर्स जो भी हैं वो एडवाइस करते हैं कंसल्टेंट्स कि ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, ऐसी कंपनी दिखनी चाहिए, वैसी दिखनी चाहिए, बैलेंस शीट ऐसी चाहिए। पूरा 3 साल लिया है एकदम, किसी ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया है। वेरी गुड, बढ़िया है। तो एक बहुत अच्छा वेलकम मूव है, कम से कम रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ में आएगा। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि आप सस्ता शेयर दें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के हिसाब से भी आपको सोचना जरूरी है। अगर वो किसी आईपीओ में अपने इन्वेस्टमेंट है 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना ऊपर में शेयर बेचते हैं तो लोगों को लगता है कि इतना लूट के जा रहे हैं, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि रिस्क भी वही लेते हैं। आज उस लेवल तक कंपनी पहुंची तो उस समय उन्होंने रिस्क ली जब कोई नहीं लेता था। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो वो, और अच्छा, दूसरा जो इशू आ रहा है वो तो पता चलता है, उस इशू के पीछे 6 कंपनियां जो बर्बाद हो गई उनकी, जीरो हो गई, वो नहीं पता चला। सो प्लीज ऐसा भी मत समझिए कि वो आपको लूट रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और उसके बेसिस पे आप सोच समझ के डिसीजन लो। आपको जोमेटो चाहिए कि नहीं चाहिए, नायका चाहिए कि नहीं चाहिए, आपकी मर्जी लीजिए, नहीं मर्जी मत लीजिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उस दिशा में सेबी ने परफेक्ट काम किया, जबरदस्त। करेक्ट, थैंक यू सर, मजा आ गया ब्रजेश, बहुत बढ़िया खबर लेके आए।
वेरी नाइस। ओके, तो ये है बड़ा एक्शन जो होने की तैयारी में। बिल्कुल, बड़ा एक्शन प्राइमरी मार्केट्स में हो रहा है और उसका आप इंपैक्ट देख रहे हैं। एक्टिव हो रहा है रेगुलेटर इन सारे इश्यूज को लेकर। आइए, एक्टिव है वागले साहब, बिल्कुल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एसटीबीटी करने की सलाह होगी। स्टॉक वही है जो सचिन ने कहा है, पिरामल एंटरप्राइजेस 2600 इसने जैसे ही तोड़ा है, ये इसका पैटर्न ही वीक हो गया है। अभी 25, 82, 84 है, यहाँ पर बेचे, 88 तक ऐड करे। 2601 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है ये 2520 से 2500 तक के लेवल तक नीचे में जाने के लिए तैयार है। शायद ये मूव कल के दिन में ही आ सकती है। तो ये है आपके लिए पीरामल। सत्य जी के बाद अब वागले साहब की तरफ से भी बिकवाली की राय, और सेंसेक्स भी 60,100 के लेवल के नीचे आते हुए दिख रहा है, करीब 250 पॉइंट्स की गिरावट। निफ्टी में भी थोड़ी गिरावट बढ़ रही है, 17,920 के करीब आते हुए दिख रहा है। पर आइए, एक स्पेस जहां पर आप लगातार एक्शन देख रहे हैं, और इस साल दिवाली की 5 थीम में से एक थीम अनिल जी की तरफ से भी आई है। सेठी साहब भी अभी इसी स्पेस से कॉल देकर गए हैं। टेक्सटाइल स्टॉक्स यहां पर क्यों मच सकती है धूम, और कौन सा ऐसा ट्रिगर क्या हमारे बाजारों से या फिर ग्लोबल मार्केट से आ रहा है जिसकी वजह से यहां पर आपको रखनी है नजर? आइए जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, देखिए वॉलमार्ट जो कि अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेल जायंट है, वहाँ उनके स्टोर्स में, उनके आउटलेट्स में लगातार शॉपिंग देख रहे हैं हम। उन्होंने अपनी गाइडेंस बढ़ा दी है और शानदार नतीजे भी इन्होंने पेश किए हैं, और इसका सीधा असर जो है भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों को होता हुआ इसका फायदा दिखेगा। कैसे, वो मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले वॉलमार्ट के साथ क्या कुछ हो रहा है वो समझते हैं। वॉलमार्ट के स्टोर्स में लगातार हम देख रहे हैं बिक्री में धूम मची हुई है। वॉलमार्ट ने फुल ईयर अर्निंग्स गाइडेंस जो है उसे बढ़ाया है, और लगातार 3 तिमाही से अर्निंग्स गाइडेंस को ये बढ़ा रहे हैं। विंटर हॉलिडे, क्रिसमस, न्यू ईयर से पहले ग्राहक जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले स्थिति काफी हद तक अच्छी देखने को मिल रही है। कंज्यूमर ट्रैफिक की अगर बात करें, पिछले साल इसी समय के मुकाबले अब इस साल 5.7% की बढ़ोतरी यहां पर हम देख रहे हैं, यानी कि कंज्यूमर फुटफॉल्स बढ़े हैं। वहीं स्पेंडिंग पर ट्रिप, यानी कंज्यूमर जब भी एक बार वॉलमार्ट के आउटलेट में जाते हैं तब जो स्पेंडिंग खर्च करते हैं उसमें भी 3.3% की बढ़ोतरी पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। कंपनी के नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। यूएस कंपेरेबल सेल्स की अगर बात करें, 9.2% की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। यूएस ई कॉमर्स सेल्स में 8% की बढ़ोतरी हुई, और कई प्रोडक्ट्स की कीमतें भी यहां पर इन्होंने मांग जो बढ़ी है उन्हें देखते हुए बढ़ाई है। वॉलमार्ट की बिक्री से हमें कैसे फायदा होगा, टेक्सटाइल कंपनियों को, भारतीय बाजार को कैसे फायदा होगा? वॉलमार्ट की बिक्री का फायदा भारतीय टेक्सटाइल मार्केट जो कि बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करती हैं टेक्सटाइल कंपनियां, उनको होगा। अब एक टेबल आपके टीवी स्क्रीन पर दिखेगा जहां पर भारतीय कंपनियां जिनके मेजर एक्सपोर्ट से बाहर, वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले हिम्मत सिंह का देखिए, करीब 93% इनकी रेवेन्यू का जो कंट्रीब्यूशन है वो नॉर्थ अमेरिका के एक्सपोर्ट से आता है। ठीक इसी तरह वेल्सपन इंडिया के 84% आय का योगदान जो है वो एक्सपोर्ट से आता है। ज्यादातर ये एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। इसी सूची में ट्राइडेंट, अरविंद लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल, केपीआर मिल्स, रेमंड जैसे तमाम शेयर्स हैं, तमाम कंपनियां हैं जो कि मेजरली एक्सपोर्ट करती हैं, और एक्सपोर्ट का सीधा फायदा जो है इन कंपनियों को मिलता हुआ दिख रहा है। अब जब वॉलमार्ट की सेल्स इतनी बढ़ रही हैं, ऑफकोर्स वो टेक्सटाइल कंपनियां जो एक्सपोर्ट कर रही हैं भारतीय बाजार से, उनको काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखेगा, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल स्पेस लगातार एक्शन में भी है। तो एक्सपोर्ट स्पेस एक्शन में है। टेक्सटाइल स्टॉक्स पर रखिए नजर, और बाजार की वीकनेस में भी कई सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स होल्ड आउट भी कर रहे हैं, तो नजर रखिए। आज के जो हमारा स्पेशल शो था बैंड बाजा बाजार, वहां पर भी हमने आपको बताया था कि काफी सारी टेक्सटाइल कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं जो इस आने वाली बाढ़ से फायदा करेंगी। तो इस स्पेस पर रखें नजर। एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट्स में भी बढ़िया डिमांड पर आई। एक और कॉल आशु जी की तरफ से, बिल्कुल स्विंग के सुल्तान आशु मता। अच्छा, कॉल नहीं है। 10 मिनट पहले जो स्प्रेड दिया था प्रिसाइजली दीपांशु, जो मैंने मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, टू नो द रीजन कि मैं 15 रुपए से ज्यादा एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग पे प्रीमियम नहीं दे सकता। मतलब वो जो अभी वो एक वो कॉल थी, मतलब देयर वाज ए प्लेन वनीला कॉल, तो मैंने कहा एक कॉल लेके 2 ही बेचनी है, 15 रुपए ज्यादा की एक्सपायरी स्प्रेड पे प्रीमियम नहीं देना सर। तो कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं है, सब फंस रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग नहीं है सर। वो कॉल आधी रह गई दीपांशु, वो जो 75-80 रुपए वाली कॉल थी, इसका रेट है 42 इन जस्ट 20 मिनट्स। दैट कॉल हैज, मतलब कैसे
आधा प्रीमियम गिर गया एकदम से, प्रीमियम एकदम खत्म हो गया। तो सर ऊपर दो बेचे बिना कॉल तो लेने का मतलब, जो भी मैं वाई इंसिस्टिंग, वो एक सुमित ने कॉल दी थी तो मेरा भी सेम स्प्रेड था, बट मैंने कहा दो बेचनी जरूर है। अच्छा, एक की बजाय दो बेचो ताकि, हाँ, एक की बजाय बिल्कुल दो बेचनी है। ऊपर का घर अभी पैक्ड है सर, सेल एट राइज मार्केट है, ऊपर का घर पैक्ड है, नीचे को खुला हुआ है। नीचे में प्रीमियम दो पुट लेना है, एक पे एक बेचो, एक लेना है तो वो रिस्क जरूर लेना चाहिए। 18,000 के नीचे सर बार बार बंद हो रहा है, कह रहा है सर आपको। पर अनिल जी एक चीज अच्छी है इस बार, पिछले कुछ दिनों से ना मैंने आपके नैरेटिव में, मैंने कुछ तो दिन नहीं देखा कि आप में, आपके अंदर वो बुलिशनेस नहीं थी। मतलब तो जैसा मार्केट दिखता है वैसे बोल रहा हूं मैं। पर आप मतलब ऐसा होता है ना सर, मन से तो आप बोला है और मतलब तन मन धन से बोला है आप बिल्कुल, लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों से देखा कि आप मतलब नहीं, अगर ठंडा है तो ठंडा ही बोलना पड़ेगा सर, ऐसा है सर। अब आप एक चीज और देखिए सर, देखो अप्रैल और मई तो हर महीने हर साल आते नहीं ना, जो इस साल आए वो तो टाइम ही अलग सर। एक और चीज देखिए, मतलब आप ये देखिए, मैं बता रहा था ना कि ये इतने डेटा के कॉम्पिटिशन चेन है, पीसीआर वाली वैल्यू भी खत्म होती जा रही है सर। ना, बिल्कुल भी नहीं, मेरा मानना है सर। नहीं, आज सुबह हुई ना, देखो कैसे 500 पॉइंट अल्टीमेटली कहाँ जा रही है, हुई उसी पीसीआर पे वापस आ जाता है। तो मतलब पहले पिछले टाइम पे सर, मैं आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इस पीसीआर पे धड़ाम होता था ऊपर की तरफ, वो अलग बात है। मतलब कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। वो तो हम बात कर भी रहे थे कि अब जैसे एक जमाना था कि पुट कॉल रेशियो 1.6 1.7 पे ओवरसोल्ड होता था, अब तो 1.3 1.4 पे हो जाता, वो तो बदल रहे चीजें, तो वक्त के साथ डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट ही नहीं, वो बदलाव हो रहे हैं। आइए जय ठक्कर है साथ, और वक्त है कैश का ऑप्शन का। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। तो ठक्कर साहब क्या करेंगे अब? जी, पुट ऑप्शन खरीदना है। मॉर्निंग में कॉल ऑप्शन लिया था हमने बैंक निफ्टी में, आपने भी दिया था, मैंने भी दिया था, टारगेट हासिल हुआ है। पुट ऑप्शन खरीदना है जी, बिल्कुल 18,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है। 105 106 के रेंज में मिल रहा है जी यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ होना चाहिए लगभग 67 का, तो 105 पे खरीदे, 67 का स्टॉप लॉस होगा जी। इसका फर्स्ट टारगेट जो बनकर आ रहा है दैट इज 160, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,840 तक तो पहले लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्लियरली 160 की हो जाएगी। सेकंड टारगेट जो इसके अनिल जी बनकर आ रहे हैं दैट इज 190, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,840 800 810 ये लेवल्स में हमें निफ्टी देखने मिल सकती है प्रोबेबली कल ही, एंड इसीलिए कल की एक्सपायरी का ये 18,000 का पुट ऑप्शन मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। अनिल जी, पिछले 2 दिन से हम यही करते आ रहे हैं, बिकॉज मॉर्निंग में बाउंस बैक लगता है तो कॉल ऑप्शन दे रहे हैं। कल भी क्लोजिंग सेशन में पुट ऑप्शन दिया था और आज मॉर्निंग में लगभग 100 पॉइंट की गिरावट देखने मिली, बाउंस बैक आया, फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लोअर एंड छुएगा। तो मार्केट में हो क्या रहा है अनिल जी, जैसे आशु जी भी जस्ट अभी बता रहे थे कि बेस क्लियरली नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 18,200 से स्टार्ट हुआ, फिर 18,100 हुआ, अब 18,100 वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,000 हो चुका है। 17,900 के आसपास, 920 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 18,000 के लेवल अब जब तक नहीं निकलते, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है कि 17,800 जो भी लोअर एंड ऑफ द रेंज है वो टेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये है 17,800, यानी कि 100-125 पॉइंट की जगह ये और है निफ्टी में खुलती हुई नजर आ रही, तो उस लिहाज से थोड़ा सा रखे सावधानी। पुट ऑप्शन खरीदे इन द मनी 18,000 का, ये है राय आपके लिए जय ठक्कर की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है बैन से बेनिफिट का। तो आशीष जी, कुछ है विचार बदलाव करने का? हाँ सर, बदलाव तो हो रहे हैं। फिलहाल अपडेट में 7 कितने हैं बैन में? टोटल 7 हैं। कल 2 बाहर निकले थे, आज भी एक बाहर निकल रहा है। पीएनबी 79.5% है मार्केट वाइड पोजीशन में, 80% से घट गई है। पीएनबी पक्का बैन से बाहर आ जाएगा। एंट्री नहीं होगी, मतलब आइडिया आज भी प्रयास कर रहा है। कल 92% के आसपास मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था। अभी फिलहाल 94.5 है और थोड़ा सा समय भी बचा हुआ है, लेकिन चांसेस कम नजर आ रहे हैं। काफी देर से मैं रिफ्रेश करके देख भी रहा हूँ, पोजीशंस यहाँ पर बढ़ नहीं रही हैं, तो आइडिया का आज भी डाउटफुल है। बदलाव यही होगा कि पीएनबी जो है वो बैन से बाहर आएगा। पीएनबी बैन से बाहर आएगा और आइडिया नहीं जाएगा, मतलब तो एक कम हो जाएगा। इसमें भी एक स्टडी बताता हूँ, बताइए। आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ महीनों में बैन में जाने के बाद नीचे स्टॉक अक्सर आते थे, अक्सर निकलने के बाद वापस होते थे, एक आईआरसीटीसी को छोड़ के। हाँ, वो तो खैर मैं इन जनरल, हाँ इन जनरल वापस होते थे।
वापस होने की फिनोमिना बंद होता जा रहा है, निकलने के बाद वापस होने का फिनोमिना बंद होता जा रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं है, आज बीओबी देखो आप, आज बाहर निकला है वो, इस खराब बैंक निफ्टी में भी लहरे में बना हुआ है, ऐसा नहीं है मतलब सर एसबीआई बीओबी तो मतलब मैं तो कह रहा हूँ ना, हम भी गलत हैं, लॉन्ग ऐसा दिवाली पे पड़ी हुई है तो मैं तो सबसे पहले एडमिट करता हूँ कि मतलब यही एक सेफ हेवन था, वीक दिखा रहा है सर, मार्केट एक है, आपकी कॉल एक है, मार्केट को आपने बिल्कुल जो दिखता है आपको बताना है, कॉल सही गलत तो होगी एंड आपको तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से है। नहीं तो आज भी हम कह रहे हैं बैंक ठीक है, लेकिन टेम्परेरी तो मार दिया ना सर, टेम्परेरीली तो मार दिया ना सर, मतलब जिसकी लाइफ एक्सपायरी टू एक्सपायरी है, ट्रेडर हैं 90% ट्रेडर ऐसे, जब 99% वॉल्यूम डेरिवेटिव्स में है तो हम बोले नहीं तो मैंने 1% वाली कॉल दी थी, मतलब ये तो सर खुद को कंफर्ट देने वाली बात है, बट दैट्स नॉट रियलिटी ना। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन चलिए थोड़ा मामला कमजोरी वाला है ही। ऐसे में किरण जी तैयार है अपने एक और बेहतरीन कॉल के साथ, तो किरण का कमाल। किरण जी बताएं सर। 17,900 भी गया। अनिल जी, ये स्टॉक को जो मैंने रेकमेंड किया था तब लास्ट टाइम जब रेकमेंड किया था वर्टिकल फॉल आ गया था, 2900 से लेके 2400 तक नीचे आया था, और ऐसे ही कुछ फॉल अभी इधर से वापस एक बार कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है, तो बेचने की सलाह है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट अभी 2310 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहीं पे बेचने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 2328 का रहेगा, और अनिल जी टारगेट्स पहला छोटा वाला टारगेट रहेगा वो है 2264, जो कि कल के सत्र में देखने को मिलेगा, पर इवेंचुअली ये 2200 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका एक ही कारण है कि जो हमने पहला वर्टिकल फॉल देखा था उसके बाद जो पुल बैक आया वो फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन भी पूरा कर नहीं पाया, और उसके बाद वापस एक बार ये करेक्टिव रैली चालू हो गई है, तो ये बहुत ही बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, और सारे के सारे लॉन्ग कॉल्स के आगे अगर ये एक शॉर्ट कॉल बने रखे तो मेरा मानना है कि आपके काफी अच्छा डाउनसाइड पोर्टफोलियो हेज रहेगा, और इधर से एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा पहला टारगेट कल के लिए 2264 के आसपास का, और सोमवार के लिए 2200 के आसपास के, जहां पे हम रिव्यू ले लेंगे। तो ये है आपके लिए दीपक नाइट्राइट पर बिकवाली की राय। इस बीच 17,900 का लेवल भी तोड़ते हुए दिख रहा है निफ्टी, तो थोड़ी सेलिंग और बढ़ती हुई दिख रही है। 38,050 पर आ गया है बैंक निफ्टी, तो वीकनेस बाजार में और बढ़ती हुई दिख रही है इस समय, और कुछ इंडेक्स कंपोनेंट्स हैं जहां पर आपको ज़्यादा गिरावट आती हुई दिखेगी, तो बाजार का मूड माहौल बिगड़ते हुए दिख रहा है। और एस्कॉर्ट्स जो ऊपर था दिन की शुरुआत में, वहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है, ये नीचे आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर तो सेल कॉल आई गई है, ये भी गिरावट दिखा रहा है। एक स्टॉक है MCX, सचिन जी वैसे काफ़ी एक्टिव रहा है, हमारी एक्सक्लूसिव खबर के बाद काफ़ी दौड़ा भी था, खबर के कॉन्फर्मेशन के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। MCX पर क्या राय बनती है सचिन जी, और सपोर्ट्स कहाँ से आते हैं इस वीकनेस में? दीपांशु, यहाँ पर क्लियरली बायस तो पॉजिटिव ही रहेगा, मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है वापस फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने के लिए। ओवरऑल अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक की सपोर्ट एरिया है अराउंड 1780 के आसपास का, अगर वो पर्टिकुलर सपोर्ट वायलेट होता है तो ही स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो इमीडिएट सपोर्ट है लगभग अराउंड 1840 के आसपास प्लेस्ड है, तो अगर डिक्लाइंस थोड़ी सी एक्सटेंड होती है तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय की जा सकती है। पोजिशनली काफ़ी रोबस्ट पैटर्न रहा है, जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 1600 लेवल के आसपास, जिसके प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 2300 के आसपास प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रिटेन करना चाहिए। नजर रखें MCX पर, थोड़ा वीकनेस है बट शायद वापस एंट्री के मौके भी दे रहा है। देखते हैं जय ने क्या किया है स्पॉट बाजार में। बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, प्राइवेट सेक्टर बैंक में से कोटक बैंक मुझे वीक लग रहा है, ये बाउंस कर नहीं पा रहा है। अगर आप देखें तो क्लियरली सेलिंग प्रेशर है इसका। 2040 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे, 21 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है दीपांशु यहाँ पे ये, एंड इसके जो फर्स्ट टारगेट बनेंगे दीप दैट वुड बी 40, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा पहले ही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड टारगेट जो बनकर आ रहा है दैट इज अराउंड 52, 40 एंड 52, ये 2 टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है 2040 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन कोटक बैंक का। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही क्लियर एक ब्रेकडाउन है इसमें, ब्रेकडाउन के बाद कुछ खास
शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिला नहीं, इनफैक्ट फिर से वीक हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट्स बन रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है दीपांशु। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग इसके जो पोजिशनल लेवल्स एक्सपायरी तक तो इजीली मुझे ऐसा लग रहा है कि 1950 तक के लेवल्स दिखाना चाहिए ये। सो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, बट देन हमारे जो टारगेट से वो लगभग बन रहे हैं 40 से लेके 52-53 के। और ऑन द डाउन साइड जो स्टॉप लॉस यहाँ पे दीप रखना है, दैट वुड बी एट अराउंड 13 सो 13 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर 2040 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे कोटक बैंक का। तो जय को करनी है बिकवाली कोटक बैंक में एक और काउंटर जहां से आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं, तो गिरावट कोटक बैंक में भी आ रही है इस समय। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल 3% फिसलने के बाद आज फिर से 2% कमजोर है, तो बाजार की वीकनेस में एक बार फिर से रिलायंस योगदान करते हुए दिख रहा है। और एक्सिस बैंक, कल भी आई थिंक इस पर हम बात कर रहे थे, आज यहाँ से फ्रेश प्रेशर आ रहा है। किरण जी जरा एक्सिस बैंक पर भी राय दी, ये भी स्लोली स्टेडली नीचे आते हुए दिख रहा है, आज 2% की गिरावट पर क्या राय है इस पे? बिल्कुल, पर दीप 700 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो मेरा मानना है कि इधर से अभी खोने के लिए बहुत कम है। हालांकि चार्ट पैटर्न कोई स्ट्रांग नहीं देखने को मिल रहा है, पर जब हम सपोर्ट के नजदीक होते हैं तो शॉर्ट पोजीशंस लेना थोड़ा सा तकलीफ वाली होती है, क्योंकि उधर से अगर बाउंस बैक आ गया तो हमारे स्टॉप लॉसेस काफी दूर होते हैं। तो जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस है उनके लिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 720 का सजेस्ट करूंगा, पर फ्रेश शॉर्ट्स करने के लिए सलाह नहीं होगी। फ्रेश शॉर्ट की सलाह नहीं है आपके लिए एक्सिस बैंक पर, बट वीकनेस ज़रूर इस पर आई है। अपोलो हॉस्पिटल्स, बाजार का किसी भी तरह का एक्शन हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 12-12.5% ऊपर है, ये अपने डेज हाई पर ही है, पिछले 3-4 घंटे से इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, अपनी गेंस होल्ड कर रहा है और गिरावट में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिख रहा है अपोलो हॉस्पिटल्स। तो नज़र रखनी है इस स्टॉक पर जो आज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। फार्मा, बाकी फार्मा वीक है, पर ग्रैन्यूल्स में थोड़ा एक्शन बना हुआ है। बंसल जी, आई थिंक इस हफ्ते 2-3 बार इस पर बात हो चुकी है और जो 300 का लेवल है ये सक्सेसफुली डिफेंड कर रहा है इस समय ग्रैन्यूल्स। सर, इस पर कोई राय? देखिए दीपांशु, चार्ट्स पे देखें तो ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, निचली लेवल पर ये स्टॉक अब कंसोलिडेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो एक अलग बात है, बट टेक्निकल पैटर्न डिस्टॉर्टेड है। किसी भी तरीके की बॉटम फिशिंग यहाँ पर टेक्निकली नहीं करनी चाहिए। उछाल पर अगर 304, 305, 307 के स्तर मिलते हैं तो निकलने की राय है। तो ये है आपके लिए राय जहां तक ग्रैन्यूल्स है। तो ये जो अपसाइड आया है ये निकलने की राय है, अच्छे एग्जिट लेवल्स हैं, इसको जरा ध्यान रखिएगा अगर आप इनकाउंटर्स को देख रहे हैं तो। बट मूव अच्छी आती हुई दिखी है। लक्स इंडस्ट्रीज एक और काउंटर जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिखी है, 6-6.5% का लेवल लक्स इंडस्ट्रीज भी होल्ड कर रहा है। आज गो फैशंस का आईपीओ भी खुला है, अब क्या उसका कोई रिलेशन है या फिर कुछ और फैक्टर देखना पड़ेगा, बट एक और टेक्सटाइल स्टॉक है जो हमारे रेडार पर है। जय, लक्स इंडस्ट्रीज के चार्ट पर कोई राय? 6.5% ऊपर। बिल्कुल दीपांशु, देखिए दीपांशु इस बार वॉल्यूम्स काफी बढ़िया देखने मिल रहा है, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग लक्स इंडस्ट्रीज में। और इसमें एक चीज एक और जो देखने मिली है दीप, वो है प्रीवियस स्विंग रेजिस्टेंस को, स्विंग हाई को इसने निकाला है। ये इंडिकेट करता है कि इसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है एंड वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट है, तो प्राइस वॉल्यूम मोमेंटम ब्रेकआउट है लक्स में। इमीडिएट बेसिस पर अगर आप दीपांशु इसको देखें तो बहुत ही क्लियरली एक चीज नजर आ रही थी चार्ट पे कि ये स्टॉक में लगभग 4250 के आसपास एक क्लियर हर्डल बना हुआ था, इसको स्ट्रगल कर रहा था निकालने को। 4250 को निकाला है दीप, तो मैं कहूंगा कि वही एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू एक स्टॉप लॉस बनेगा। और इसको आप थोड़ी भी डीप आती है तो जिसको खरीदना है वो खरीद सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव है, 4250 का एक स्टॉप लॉस रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए। एंड दीप, जो हिसाब से प्राइस वॉल्यूम एक ब्रेकआउट देखने मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो अगर हम कंसोलिडेशन के टारगेट्स ऊपर की तरफ पकड़े पोजिशनली, सो दैट कम्स टू अराउंड 48-4900, ये जोन तक जा सकता है। तो ये है आपके लिए लक्स इंडस्ट्रीज, नजर रखिए। कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन आ रहा है, पर इंडेक्स की जो सुस्ती है उस पर क्या करना है आइए जानते हैं। कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना के जाएं, वीकली एक्सपायरी भी है। चलते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए अनिल जी के पास। ठीक ठाक ग्लोबल क्यूज है सर, वही 20 पॉइंट नीचे डाउ, 20 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स, और यूरोप के बाजार हल्की सुस्ती में है, बट ठीक ठाक है, कोई ज्यादा एक्शन नहीं है। हमारे बाजार में डेज लो पर कारोबार हो रहा है सर, क्या करना है? दीप देखिए, जो क्लोजिंग हो रही है बैंक निफ्टी की वो तो खराब है। कल ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग पे संकेत खराब दे दिया, आज भी कहने के लिए कह सकते हैं 38,000 के आसपास बंद हो रहा है, उससे नीचे नहीं हो रहा, लेकिन खराब तो हो ही रहा है। तो बैंक निफ्टी में तो कहीं दूर दूर तक ताकत है नहीं जी।
वो शॉर्ट साइड पे क्लियर कट है। निफ्टी पे हमारा जो क्लोजिंग वाला स्टॉप लॉस था आज सुबह का 17,875 एग्जैक्टली उसके पास खुल रहा है। कल 17,975 का स्टॉप लॉस था, 18,000 पर बंद हुआ, 25 पॉइंट ऊपर। आज भी 25 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस से ऊपर बंद हो रहा है। तो क्लोजिंग बेसिस पे वो आपको स्टॉप लॉस नेक्स्ट डे ट्रिगर करवाता है। करेक्ट, बिल्कुल। कल तो अब ये है जो है, क्या कर सकते हैं, जो निकल के आ रहा है। सो निफ्टी में आप चाहें तो एक दिन और इंतजार कर लें कि 17,875 का आपका स्टॉप लॉस आज तो ट्रिगर नहीं हो रहा है डिसिप्लिन के तौर पर, लेकिन बैंक निफ्टी में तो हो ही चुका है। रहा सवाल फ्रेश पोजीशन बनाने का, तो इसमें दो चीज़ कहूँगा। एक, लॉन्ग करने के तो नेचुरली इस वक्त जिस तरह का ट्रेंड और जो दिख रहा है उसमें आपकी हिम्मत होगी नहीं। शॉर्ट करने के लिए आप एकदम दिन के लो पॉइंट पर शॉर्ट करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि हर रोज बाजार आपको एक मौका ऊपर का देता है। बिल्कुल। और हो सकता है कल भी दो, क्योंकि अगर पुट कॉल रेशियो से इनसे सबसे डेटा से देखेंगे तो आपको ओवरसोल्ड नजर आएगा। तो अब ओवरसोल्ड मार्केट में दो ही तरह से आता है रिएक्शन। एक तो खुलकर नीचे आया, जो आज आया और आपको रिएक्शन दिया। हम यही बात कर रहे थे, गैप से खुलेगा, नीचे आएगा तो ऊपर आ जाएगा, एक बार एक मौका दे देगा। उसमें आपको हल्का भी होना है, शॉर्ट करना है तो वो भी करना है। दूसरा तरीका है कि कल ऊपर ही खुल जाए सीधा, तो अब दोनों में से क्या होगा वो हमें पता नहीं। सो इसलिए बेहतर है कि आज जो जिसकी जितनी पोजीशन है वही होल्ड करें। फ्रेश कल के लिए ना बनाए, वो ज्यादा बढ़िया है। कल की कल देखी जाए। कल की कल तो नोटा और पोजीशंस होल्ड कर लें अगर है तो। ठीक है, पोजीशंस होल्ड करें और नोटा। ये है आपके लिए अनिल जी की राय इस समय। मंदी में कब आएंगे? तो कोई लेवल या कोई, मैं जब तेजी में नहीं होता हूँ उस समय समझ लो मैं मंदी में। वैसे बात तो ठीक है, ये तो मैं एग्री करता हूं। नहीं, एक्चुअली आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, ये अच्छा सवाल पूछा भी। इसमें दो चीज़ें, मेरे लिए मंदी है ना, मतलब 10% से ज़्यादा क्यों हो एक व्यू के हिसाब से, तो मैं उसको बड़ी मंदी मानता हूँ। क्योंकि क्या होता है, 2 से 3%, सुनो तो सही, आप शहीद हो जाएंगे सर। नहीं ना, वो बराबर है, लेकिन 2 से 3% तो आप जब तक मूड बनाते हो तब तक मंदी हो जाती है। और 2 से 3% जब आप वापस तेजी में आने की कोशिश करते हो तब तक हो जाती है। फिर बच्चे 2-3%, उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी? तो फिर जो बड़ा ट्रेंड है उसके साथ रहे। बड़ा ट्रेंड तो तेजी का ही है, अभी तक भी बड़े ट्रेंड में मंदी नहीं आई है। तो हम हर बार जब भी बड़ा करेक्शन आता है तो मैं एक वो लेवल जरूर निकालता हूँ, इस लेवल के नीचे ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी तक वो ट्रेंड नेगेटिव 1000 पॉइंट ऊपर से नीचे भी आए, लेकिन वो ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ, न्यूट्रल हुआ है। सो अभी हम न्यूट्रल ट्रेंड में चल रहे हैं, और गिरेगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो फिर मंदी की बात करेंगे, देखते हैं। अभी तो 17,800 का पहले सपोर्ट हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, तो रेंज में रहा है बाजार, बट एक्शन भरपूर रहा है। अच्छा, अभी बात चली रही थी एयर टिकट्स कितनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, बट एक राहत सर आ सकती है वहां पर। क्या? हाँ, सप्लाई यहाँ पर भी आने वाला है और शायद आगे जाकर प्राइसेस भी कंट्रोल हो जाएं, क्योंकि झुंझुनवाला साहब की जो एविएशन में एंट्री हो रही है, बड़ा ऑर्डर उन्होंने जेट्स का प्लेस करा है और बड़ा फ्लीट बनाने की तैयारी। मेरे को लगता है बोइंग का शेयर चल जाएगा इनके चक्कर में, है ना। चलो सर, प्रेस रिलीज बोइंग का ही आया है। बोइंग का आया है इनकी तरफ से। $900 मिलियन, मतलब 7,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है भाई जी, कम थोड़ी होता है, बड़ा ऑर्डर आया है। आइए इसकी थोड़ी डिटेल्स जाने। एक और एयरलाइन तैयार है अगले साल की शुरुआत में, अगले साल की मिड में ये शुरुआत कर सकती है। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल बताइए। देखिए, यहाँ पर दुबई एयर शो में इन्होंने 72 बोइंग 737 मैक्स एयरप्लेन्स का ऑर्डर दिया है। कुल $9 बिलियन का ये जो है ऑर्डर है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। और यहाँ पर नेक्स्ट ईयर मिड से जो इनके ऑपरेशन है शुरू होते हुए दिखेंगे। और कंपनी जो है अकासा एयर मिड ULCC यानी कि अल्ट्रा लो कॉस्ट करियर वाला मॉडल जो है अपनाने की योजना बना रही है। तो डेफिनेटली अभी तक जो आप लो कॉस्ट कैरियर देख रहे थे स्पाइसजेट और इंडिगो, इसमें फर्दर अनबंडलिंग होती हुई नजर आएगी, जिसमें बैगेज या फूड कॉस्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो अल्ट्रा लो कॉस्ट पर ये मॉडल पर ये काम करने की योजना बना रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप फ्लीट साइज़ के हिसाब से देखेंगे तो इंडिगो सबसे ज़्यादा फ्लीट साइज़ है, करीब 274 की फ्लीट साइज़ है इनकी। वहीं दूसरी तरफ एयर इंडिया 144 की फ्लीट साइज़ ले रहा है। इनफैक्ट अगर आप डबल डिजिट में अब आते हैं तो स्पाइसजेट गो फर्स्ट 97 और 57 फ्लीट साइज है। तो यहाँ पर इसके मिड में अकासा एयर आता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि स्पाइसजेट और गो फर्स्ट से ये मार्केट शेयर लेने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इससे टेक अवे है। साथ ही अगर आप देखें तो एयर एशिया के भी 33 फ्लीट साइज है, बट विस्टारा जो है वो फुल सर्विस एयरलाइन है। तो हो सकता है कि वहाँ पे उस लेवल पे ये कॉम्पीट ना करता हुआ नजर आए, बट डेफिनेटली स्पाइसजेट और गो फर्स्ट का मार्केट शेयर को काफ़ी बड़ा खतरा होता हुआ नजर आ सकता है। तो चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन बन चौथी सबसे बड़ी के हिसाब से अगर आप देखें तो यस करेक्ट। ओके, और अगले साल चौथी सबसे बड़ी, चौथी मतलब नंबर 1 हो गया आपका इंडिगो, इंडिगो नंबर 2 एयर इंडिया, तीसरा स्पाइसजेट, चौथा अकासा। ओके, गो एयर इसके नीचे आ जाएगा। गो एयर इसके नीचे। अच्छा, विस्तारा गो एयर।
फिर विस्तारा, एयर इंडिया, ये सब तो फिर एक ही हो जाने वाले हैं। एयर एशिया भी तो है, एयर एशिया भी, वो भी ये तो खैर सब मिलेंगे तब एक, अगर आई डोंट नो अलग अलग ब्रांड रखते हैं एक साथ करते हैं। नहीं, आई थिंक विस्तारा और एयर इंडिया तो हो ही जाएगा सर, क्योंकि वो सिंगापुर एयरलाइंस ने भी मंजूरी दे दी है। तो चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि हवाई किराए सस्ते होंगे? हवाई किराए सस्ते होंगे क्योंकि ये लोग ULCC यानी कि आप कॉन्फिडेंट है कि और कॉन्फिडेंट है? हो सकता है सर। दूसरे तरीके ये भी है ना कि जब एयर इंडिया टाटा का हो जाएगा तो फिर संभावना है कि किराए बढ़ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है सर। मुझे याद, मैंने पहली बार में है ना फ्लाइट में बैठा था दीप 94 में, 94 में, हाँ। और उस समय मतलब लाइफ का ये बड़ा अचीवमेंट था एक्चुअली, एक जमाना था। तब तो मतलब फ्लाइट में आदमी एक ही सिचुएशन में बैठता है, किसी घर पे किसी की डेथ हो जाए, जल्दी से जाना है, इमरजेंसी है ना। तो बाकी तो मतलब इतनी अल्टीमेट लग्जरी। सर मैं बैठा था, ऑफिस की इमरजेंसी हो गई थी, दिल्ली टू बॉम्बे, सैलरी होती थी 1600 रुपए और टिकट डबल की, मतलब देखा कोई हमारे को देख के कह नहीं सकता था हमारी सैलरी कितनी है। 1990 में हम बाहर ट्रैवल करते थे, मोदी लोग, दमानिया, वो सब होता था सर। तो पॉइंट ये कि उस जमाने से हम इस जमाने में आ गए हैं कि आज लग्जरी तो छोड़िए, फ्लाइंग बाय एयर इज नेसेसिटी। और ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, जो हम ये सोचेंगे हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं मुश्किल से, वो भी उनके पास भी है कि यार 2 दिन कैसे लगाएंगे ट्रैवल करने में। सो अब वही वाली बात है कि जितनी ज़्यादा फ्लाइट्स चलें, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा किराया भी कम हो। गोवा में एक व्यूअर है सर आपके, और उन्होंने स्पेशली आपके लिए मैसेज भेजा है कि वो इस मार्केट में सिर्फ आपकी वजह से हैं और आपको बता देना। अरे वाह, थैंक यू। मतलब ही सेड कि वो मार्केट में आपकी वजह से आए हैं, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, और आपकी वजह से हैं। मतलब मेरा उनसे मिलना नहीं हो पाया, मिलना था, बात जरूर हुई। अच्छा। ये मैसेज उन्होंने, मतलब मैं अपने ना मिलने की अपॉलॉजीज में मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा मेरा मैसेज दे देना अनिल जी। थैंक यू, बिल्कुल धन्यवाद जिसने भी कहा उसके लिए। अच्छा, ओह सॉरी, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। आज के वो जैन साहब बहुत हाथ जोड़ रहे थे, तो मैंने जैन साहब की क्लास लगा ली। मैंने कहा ये बार-बार हाथ जोड़ के सुमित जी की तरह आप चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं। और उनके लक्षण पूरे हैं सर, जैन साहब के लक्षण हैं पूरे, कर सकते हैं। चलिए, तो बाजारों के बंद होने का वक्त, और क्लोजिंग में आप सोच रहे होंगे हम ये सब बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी क्लोजिंग हो नहीं रही जो कि आपको बताई जाए। ऐसा कुछ ऐसा बाजार में है नहीं जो बताने लायक है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। और जब हम दोनों साथ में हो तो मेरे पास में ये हमेशा ऑप्शन रहता है कि जो मुझे नहीं बताना मैं दीप की तरफ कर दूं। दीप बताइए। 17,900 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार, और बैंक निफ्टी 38,000, एग्जैक्टली 38,000 के स्तर पर है। देखना पड़ेगा फाइनल क्लोजिंग फिगर किधर आता है, बट कमजोरी वाला बाजार रहा है और डेज लो पर आप क्लोज हो रहे हैं। तो इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि दिन में थोड़ा बाजार कॉन्फिडेंस आपको दिखाता है, बट एंड ऑफ ट्रेड अगर आप देखें तो कमजोरी के साथ ही, और रुझान भी काफी वीक। करीब 40 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज आउट हो रहे हैं। सिर्फ एक मारुति पर रखिएगा नजर, जिसने लगातार पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखाया है। एशियन पेंट्स आज का टॉप गेनर, टाटा मोटर्स और आईटीसी से थोड़ा सहारा आते हुए दिखा, तो इन दिग्गजों ने थोड़ा सहारा दिया है, पर उसके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार दूसरे दिन डेज लो पर, ये काउंटर। एक्सिस बैंक यहां पर कमजोरी आपको आती हुई दिखी है, इसके साथ हमने वीकनेस आती हुई दिखी है एचडीएफसी बैंक पर 1% नीचे, टीसीएस यहां पर भी 1% की गिरावट, एचयूएल भी करीब आधे % नीचे, और आईसीआईसीआई बैंक यहां से आपको ज्यादा प्रेशर दिखाया। और बैंक्स जो आज सुबह की भी बात हो रही थी, कल भी बात यही हो रही थी कि कमजोर कड़ी यही बाजार में दिख रहे हैं, और वीकनेस भी यहीं पर आई है। उसके सामने एक बार पीबी फिनटेक, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि लिस्टिंग के बाद से ही दमदार एक्शन में रहा है। कल शाम को यूबीएस की एक दमदार रिपोर्ट इस पर आपको आती हुई दिखी थी, और आज ये काउंटर और तेजी में है, करीब 6-6.5% ऊपर है। तो लिस्टिंग के बाद से यहाँ पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा है, बट जो ज़्यादातर मार्केट की ब्रेथ है आज काफ़ी कमज़ोर थी, और निफ्टी भी 17,900 के नीचे अनिल जी प्रोविजनल क्लोजिंग निफ्टी की आती हुई, और बैंक निफ्टी भी 38,000 का लेवल प्रोविजनल बेसिस पर तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी होल्ड करते हुए दिखा है सर। चलिए, तो फाइनली ये है आपके लिए क्लोजिंग अब तक की प्रोविजनल बेसिस पे। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी देर में आएगी तब आएगी, तब तक हम हमारा काम करते हैं। आशीष सर, कल का क्या सीन है? फ्री है? जैसा आप कहें सर। मस्ती की पाठशाला करने का विचार है, कंटिन्यू रहेगी। पिछले हफ्ते हमने सिर्फ एक ही वजह से नहीं किया, आप नहीं थे। बहुत अच्छा किया सर, मैं बिल्कुल कराऊंगा। ऐसा आप सोचिएगा मत, मतलब हम कह रहे हैं लेकिन आप मान मत लीजिएगा। और अभी रिक्वेस्ट यही कि हम फिर से कर लें कल के लिए, तो कल 3:30 से, क्योंकि वैसे भी जब आप और मैं साथ होते हैं तो हमें पाठशाला की जरूरत नहीं, हम तो वैसे ही मस्ती करते हैं। ये बात तो सही। आज तो सुबह हमारी बड़ी पाठशाला टाइप ही चल रहा था काम एकदम। तो आशीष सर ने
बचपन में बहुत कुछ ऐसे कारनामे किए होंगे, तो मस्ती की पाठशाला में आपको करना है क्या मैं बता दूं, बाकी सब हमारे एक्सपर्ट्स को तो पता है कि टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि अगर एक बार आप फिर से बच्चे बन जाएं तो ऐसा कौन सा काम है जो करना चाहेंगे। अब इसमें दो काम हो सकते हैं, एक ऐसा काम जो आपको बड़ा पसंद आया हो कि भाई ये तो बच्चा बन जाए तो फिर से करूँगा, या फिर ऐसा काम भी हो सकता है कि जो मैं कर नहीं पाया अब करूँगा। मुझे पता होता है कि मैं बच्चे से बड़ा हो जाऊँगा और ये नहीं कर पाऊँगा तो मैं वो करूँगा। तो कोई भी एक काम जो आपको लगे कि मैं बच्चा फिर से बन जाऊँ तो मैं करूँगा। तो कल 3:30 से 4 बजे मस्ती की पाठशाला, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशु सर, और बाकी सारे एक्सपर्ट्स तो होंगे। तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए मस्ती की पाठशाला की, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, अच्छा सा जवाब ढूंढिए, जो आप ढूंढिए जवाब मतलब जो आप वाकई में करना चाहते हैं। हो सकता है सोच के बताइएगा कि मैं करने का मौका ही दे दूँ, है ना, तो वो भी हो सकता है। तो चलिए, ये है मस्ती की पाठशाला का कल का टॉपिक, आप सबसे उस पर मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ है जो 1 मिनट जरा सबको दिखाओ। आशु सर के काम की है, जय ठक्कर के काम की है, सचिन के काम की है, बाकी तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही दिख रहे हैं, नौकरी वालों के लिए। हाँ, नौकरी वालों की बेसिकली। हाँ, तो क्योंकि किरण जी, वागले साहब और ये तो चारों, बाकी कुणाल जी, राकेश जी तो जॉब में, मालिकों के लिए नहीं है, मालिकों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, आपके हमारे सबके लिए नौकर काइंड ऑफ, यू नो। ओके, लोग नौकरी, अच्छा बाय द वे, नौकरी शब्द खराब नहीं लगता है, लेकिन नौकरी शब्द खराब लगता है। किसी बोले तू नौकर है, नौकरी करते हो, हाँ नौकरी करते हो, खराब नहीं लगता। तो चलिए, लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं, अमेरिका, यूरोप या फिर भारत, हर जगह लोग नौकरियां छोड़कर भागना चाहते हैं, ये फैक्ट है। हैरानी की बात यह कि रेजिग्नेशन देने वाले ज़्यादातर लोग बर्नआउट यानी कि थक चुके हैं, पक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, ये है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो है, यानी कि लोग है ना इस हद तक काम करते करते पक गए हैं, जो हमारी मुंबई की भाषा में पक गया है वो, वैसा है कि वो अब एक भी दिन नौकरी नहीं करना चाहते। सोचो, इस लेवल तक की सिचुएशन आ चुकी है। वैसा कल से छोड़ दो, हाँ वैसा तैयार है। अमेरिका में यहाँ इस साल जुलाई से लेकर सितंबर तक के बीच में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नौकरियां छोड़ी, 1 करोड़। और जर्मनी में जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं ना, जो मतलब जो थोड़े पढ़े लिखे से ज़्यादा, जिनको कुछ ना कुछ और योग्यताएं हैं, वहाँ पर बड़ी कमी हो रही है उन लोगों की, अच्छा काम करने वाले लोग हैं नहीं। और हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लोग नौकरियाँ छोड़ रहे हैं, लोगों को मौके ज़्यादा बेहतर मिल रहे हैं और लोग जल्दी जल्दी नौकरियाँ बदल रहे हैं। आज हमारे खास शो आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम बात करेंगे बदलते हुए नौकरियों की इसी डायनामिक्स की। नौकरी पेशा लोगों की जो सोच बदल रही है, जो नौकरियां बदल रहे हैं, आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, इस चर्चा में हमारा साथ देंगे प्रांशु उपाध्याय साहब, रीजनल डायरेक्टर माइकल पेज इंडिया के हैं, अजय चौधरी साहब को फाउंडर HCL के हैं, और विमलजीत भसीन साहब होंगे हमारे साथ, प्रेसिडेंट NIT के। और इनसे हम बात करेंगे जॉब में जी नहीं लगता। आशीष सर, आपको तो लग रहा है ना, बराबर लग रहा है, पूरा लग रहा है। पर आपके बॉस भी तो चैनल देखते हैं, और दीप और बच्चू जी बहुत अच्छा, लगने का फायदा होने वाला है, क्योंकि अब अगर ज़्यादातर लोग छोड़ना चाहते हैं तो जो लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं उनका तो थोड़ा वैल्यू बढ़ेगा ना। सर इंडिया में तो जो ऑप्शन सेलिंग सीख लेता है ना, वो कहता है नौकरी क्या करनी है। अच्छा, जर्मनी का तो मुझे समझ नहीं है, अमेरिका का समझ नहीं, इंडिया में जो ऑप्शन सेलिंग सीख लेता है ना, थीटा स्कैल्पर बन जाता है, कहता है नौकरी क्यों करनी है मुझे। तो बाकी का मुझे पता नहीं है। कुणाल जी कुछ कहना चाहेंगे आप? कुणाल जी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे को राय सचिन जी से और जय से लेनी है इस बारे में। जय, क्या ऐसा आप देख रहे हैं माहौल नौकरियां छोड़ने वाला? अनिल जी, फ्रैंकली बताऊं तो थकान तो आई एम श्योर कि ग्लोबली हुई है, इधर भी काफी लोगों को हुई है, बिकॉज लॉकडाउन में काफी लोगों ने काफी काम किया, 9, 10, 11 बजे तक काम किया। तो वो आई अंडरस्टैंड कि वो थकान तो काफी लोगों को हुई रहेगी, काफी लोग इसीलिए पक गए रहेंगे अनिल जी। बट देन अपॉर्चुनिटीज मार्केट में इनफैक्ट यहाँ पे तो काफी बढ़ गई है अनिल जी। तो अगर यहाँ पे अगर कोई जॉब छोड़ रहा है तो इसीलिए नहीं छोड़ रहा है कि वो थक गए, कि अभी नहीं करना चाहते। इनफैक्ट यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है कि अच्छे दूसरी जॉब ले रहे हैं। सो आई डोंट सी दैट हियर अनिल जी। इंडिया में तो ऐसा कोई माहौल नहीं है अनिल जी, ऑप्शन भी नहीं है काफी के पास, तो वो नौकरी कंटिन्यू ही कर रहे हैं अनिल जी, घर पे रहना है। जो जय कह रहे हैं ना, 9, 10, 11 बजे तक लोग बहुत काम करते थक जाते हैं, हमारे बंसल जी का भी ऐसा ही हाल है।
सुबह शो करते हैं, सुबह 11 बजे तक इतने थक जाते हैं कि उसके बाद फिर पूरा 12 घंटे का आराम लेने के बाद वापस, नहीं 24 घंटे का आराम लेने के बाद सुबह नेक्स्ट डे तरोताज़ा होकर। लेकिन मर्जी के मालिक हैं हमारे बंसल जी, कुणाल जी, सब ठीक है, अच्छा है, जो करें अच्छी नौकरी करें, खुश रहें। और अगर आप भी जॉब में हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है नौकरियों में, तो ये शो जरूर देखिएगा, बेहद इंटरेस्ट। जी राकेश जी कुछ कह रहे हैं। जी राकेश जी। नहीं अनिल जी, आपकी इस टिप्पणी पर मेरे को सख्त आपत्ति है अभी जो आपने बोला कि अपनी मर्जी का मालिक हूं अनिल जी। ना कोई भी अनिल जी हैप्पीली मैरिड आदमी अपनी मर्जी का मालिक नहीं हो सकता अनिल जी। नहीं तो फिर हैप्पीली हटा दो ना तो हम मान लेंगे आपकी बात, बस एक शब्द हटा दीजिए। अनिल जी ऐसे ही बोला जाता है। ओके, एक्सेप्ट तो कर लिया कि हैप्पीली हटा रहा है, हटा नहीं पा रहे। चलिए ठीक है। तो और बाकी वैसे आज ये शो कैसा था सुबह वाला? हाँ दमदार शो, बढ़िया था, बहुत बढ़िया। बैंड बाजा और बाजार बैंड बाजा और बाजार, ये हमारा शो था सुबह आज। सेठी साहब थे और बड़ा इंटरेस्टिंग जो शादियों का सीजन है जिसमें 25 लाख शादियां होने जा रही है, उस पर एक विशेष शो था। अब चूंकि कल हफ्ते का आखिरी दिन है, परसों बाजार बंद है, तो लंबा वीकेंड है, तो उसमें आपको ये शो फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी एक जिज्ञासा है इस शो को लेकर मेरी। अनिल जी 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूं कि 25 लाख शादियां हो रही हैं। अनिल जी ये आंकड़ा आया कहां से है? ये कैसे पता लगता है कितनी शादियां हो रही हैं? 25 लाख का सेंसस हुआ था अनिल जी? रिसर्च हेड जी बिजनेस के दीपांशु भंडारी बताएंगे 25 लाख का आंकड़ा कहां से है। ओवर टू यू दीप। नहीं 25 लाख ही है, 25 लाख एक या दो नहीं है, बस वो है। हाँ 25 लाख दो भी हो सकती थी, हाँ, बट हमारे आशीष चतुर्वेदी और दीपांशु भंडारी ने पूरा योगदान नहीं दिया। हो सकता है अगले सीजन भी ये ग्रोथ बरकरार रहे, उसके लिए रुके हुए। जी वैसे काफी रिपोर्ट्स आई हैं, राइट? रिपोर्ट्स आई हैं, कैट की रिपोर्ट है, कैट की भी रिपोर्ट है कि 25 लाख जो अभी जो बुकिंग हुई है उसके आधार पर, बुकिंग के आधार पर 25 लाख प्लानिंग के आधार पर। और वरुण बता रहे थे सर वो एक पीरियड था जिसमें कुछ शादियां नहीं भी होती हैं, हाँ, तो वो निकलने के बाद सडनली वो एक पेंटअप डिमांड जिसे कहते हैं ना, वो निकल कर आई है। शादियों कोरोना काल में किस किस चीज की पेंटअप डिमांड नहीं है, ये सोचे। सबसे तगड़ी पेंटअप डिमांड जो लेके आए वो सेठी साहब थे जी, अमेरिका में टॉयलेट पेपर्स की। वो आज तक वैसे डिमांड मैंने सोची नहीं कि ऐसी भी कभी निकल सकती है।